चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये बात है साल 2022 की, जब आप ही की तरह बोर्ड का एक स्टूडेंट एंड टाइम पे मेरे पास आता है एंड ही वाज लाइक, भैया सच्ची सच्ची एक बात बताऊं, मैंने ना पढ़ाई करी है, फिजिक्स मुझे पता है, हाँ कुछ क्लासेस मिस की थी मैंने, लेकिन मुझे अंदाजा है सिलेबस क्या है। मतलब मुझे पता है कि कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है, पीएन जंक्शन डायोड्स हैं, न्यूक्लियाई चैप्टर्स पता है मुझे, मतलब सभी चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन अब कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, डर लग रहा है थोड़ा सा कि अब ना मैं जब डेरिवेशन करने जाता हूँ तो बहुत सारे डेरिवेशन है और ना न्यूमेरिकल्स ना समझ में नहीं आते हैं। तो क्या कोई अभी ऐसा तरीका बचा है कि मैं उसको कर लूं, जो आप कहोगे मैं वो करने को रेडी हूं। बस मैं ये नहीं चाहता कि 99 और 100 नंबर आ जाए, बट 90 के आसपास आ जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है? थिंक, बताओ, सोचो मैंने क्या कहा होगा उसे, मना कर दिया होगा या हाँ कहा होगा, या फिर हाँ भी कहा होगा तो सिर्फ दिल रखने के लिए हाँ कहा होगा, कि सच में कोई तरीका होता है इनमें भी। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, कि एट द एंड ऑफ द टाइम, अगर आपके पास 1 महीना 2 महीना के आसपास टाइम बचा हुआ है, मैं तो ऐसे बच्चों का विटनेस रहा हूं जिसने लास्ट जनवरी दिसंबर में आके इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है कि आराम से 93 94 मार्क्स स्कोर किए हुए। और जब मैं ऐसे बच्चों का एविडेंस रह चुका हूं तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूं। मैंने उसे समझाया कि देखो भाई, इस तरीके से चलोगे तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। अब मैंने बच्चों को पहले रिवीजन का करवाया, रिवीजन मल्टीपल टाइम करवाया, रिवीजन के बाद फॉर्मूले सीट लिखवाया ताकि उसको फॉर्मूले याद आ जाए, एंड देन न्यूमेरिकल में उसकी हेल्प करी, एंड देन पेपर राइटिंग, एंड ही स्कोर्ड 93 एट दैट ईयर टू। इस कहानी से आपको ये समझ में आता है कि कभी भी देर नहीं हुई होती। जब आप चाह लो तभी से स्टार्ट कर दो, और ऐसे स्टार्ट करो, ऐसे पागलों की तरह स्टार्ट करो कि फिर वहीं रुकना है जहां नंबर आ जाए, सेटिस्फेक्शन के तौर पे। तो आओ, आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं चैप्टर नंबर आपका 10 वेव ऑप्टिक्स का पूरा वन शॉट, जिसमें मैं आपको पहले बता दूंगा मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। देखो, मैं यहाँ पे मैंने पूरे स्लाइड्स बना रखे हैं, यहाँ पे पहला स्लाइड छोड़ देना भाई। सबसे पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, कितने टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ये सारे मैं आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद आप दूसरा पढ़ोगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, जिसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, ताकि आपका पूरा चैप्टर यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इतनी गारंटी है कि आप एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे और ये चैप्टर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो और नहीं देखोगे तो फिर वही होगा, यूट्यूब पे घूमते रहो, डर के मारे इधर उधर करते रहो। तो ये जो मैंने सीरीज बनाया है वन शॉट का, इसमें विद न्यूमेरिकल भी है, तो इस सीरीज को सेव कर लेना, जितनी भी वीडियोस आए, मतलब कंप्लीट 14 चैप्टर के वीडियो आएंगे इसमें, तो इसको देखते रहना भाई। इतना आप देख लोगे आराम से 90 के आसपास, तो आराम से पहुंच जाओगे। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ये चैनल। आ जाओ, तो फिर टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, फिर हाइजन प्रिंसिपल में आपको पढ़ाऊंगा, फिर सुपरपोजिशन पढ़ोगे, फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद न्यूमेरिकल्स। ये सारे हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप करोगे। इनके बाद आप पहुंचोगे इंटरफेरेंस पे, इंटरफेरेंस पे फिर से न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पे सारे स्लाइड्स में आपको ऑलरेडी दिखा दे रहा हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने खुद ही हाथ से लिखे हैं, क्योंकि उनका प्रिंटेड फॉर्म मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएंगे। जल्दबाजी में बनाया था इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे लास्ट में डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन के बाद ये सारे फॉर्मुलेज और उसके फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो इतना पूरा स्लाइड है अपने पास। देखो टोटल कितने स्लाइड्स हैं, 28 -1 कर दो, कम से कम 27 स्लाइड है, 27 स्लाइड्स हैं, और हर स्लाइड में कम से कम 2-2.5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स में टोटल 5 टॉपिक हैं। अगर आपने इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है, एब्सेंट हो गए थे, टूटी फूटी भी याद आ रहा है, चिंता मत करो, इस वीडियो को कंप्लीटली गो थ्रू कर लो, आपको आराम से चैप्टर हमेशा के लिए एज ए कहानी याद हो जाएगी। देखो, तो अगर कोई पूछे चैप्टर नंबर 10 में कितने टॉपिक्स थे, तो 10 का आधा 5, तो पूरे चैप्टर में बच्चों 5 टॉपिक थे। सबसे पहला आता है वेव फ्रंट, दूसरा आता है हाइजन प्रिंसिपल, तीसरा आता है सुपरपोजिशन, चौथा आता है इंटरफेरेंस, एंड पांचवा आता है डिफ्रैक्शन। पूछो मेरे से, पूछो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा भैया, जहां से पक्का क्वेश्चन आएंगे और मैं उसको बहुत अच्छे से सीख लूं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस। इस पूरे चैप्टर में 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनने के फुल चांसेस हैं। इंटरफेरेंस या नहीं तो डिफ्रैक्शन, या नहीं तो डिफ्रैक्शन, जो कि 3 मार्क्स में आ सकते हैं। अब इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आएगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मुलेज और कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। अगर आपको एक आता है, दूसरा सीखना बहुत इजी काम है। और इसके बाद अगर मैं कुछ कहूं तो सुपरपोजिशन देख लेना भाई, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तीनों पार्ट न्यूमेरिकल्स के हैं और ज्यादातर चांसेस है मैक्सिमम यहीं से आएंगे, और मैं सच्चे में कहूं तो इंटरफेरेंस से आने के सबसे ज्यादा चांसेस है।
उसके बाद ये सब क्या है, तो भैया ये सब समझना पड़ता है ताकि आप चैप्टर को क्लियर कर सको। कई एक दो बार पूछा गया हाइजेन प्रिंसिपल में 2 मार्क्स का डेरिवेशन, और सिंस जैसा कि सीबीएसई पेपर बना रही है, अच्छे अच्छे पेपर बना रही है, मतलब टफ पेपर बना रही है हर साल, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। जो मेन पार्ट्स हैं इस चैप्टर के वो ये हैं। ठीक, हम पूरा जल्दी जल्दी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें अंदाजा रहे कि चैप्टर में क्या है। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मतलब क्या होता है, तो बेसिक से डेफिनेशन आपको याद रखना है। आपको मैं कहानी छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। आपको याद है, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल ले रखा है कि मान लो ये पूरा वाटर है, पानी, नीला वाला पानी, और पानी के ऊपर आपने कोई छोटा सा पत्थर लेकर छोड़ दिया, तो उसके अंदर मस्त कैसे लहरें बन जाती, जैसे मैंने यहाँ दिखा भी रखा है ना आपको, ये मस्त लहरें बन जाएंगी। अब लहरों में होता क्या है बच्चों, वेव फ्रंट समझा रहा हूं मैं आपको। लहरों में होता क्या है कि जहां पे पत्थर गिरा उसके जस्ट बगल में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स एकदम से ऊपर उठ जाते हैं। तो वो सारे मॉलिक्यूल जो एक साथ ऊपर उठे उनको जोड़ के एक स्ट्रक्चर बना दो, उस स्ट्रक्चर को वेव फ्रंट कहेंगे। उसके आगे वाले मॉलिक्यूल सारे के सारे एकदम से नीचे चले गए होंगे, तो उन सबको भी जोड़ दो, तो उनसे जो स्ट्रक्चर बनेगा, चाहे वो सर्कुलर बने, स्फेरिकल बने, सिलेंड्रिक, जो भी स्ट्रक्चर बने, उस स्ट्रक्चर को हम वेव फ्रंट कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है, स्ट्रक्चर वर्ड यूज ना करके कॉन्टिन्यूअस लोकस कहा है। लोकस मतलब पॉइंट और कॉन्टिन्यूअस मतलब जोड़ना। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे आप, बेसिक से डेफिनेशन याद रखोगे। It is a continuous locus formed by all such particles which are vibrating in same phase. Vibrating in same phase मतलब एक साथ उठे हो या फिर एक साथ गिरे हो। बिल्कुल बेसिक सा डेफिनेशन आप अपनी नोट में लिख लेना। और हाँ, वीडियो को पॉज कर करके, हर एक स्लाइड को पॉज करके जितना इस पे लिखा हो उसको अभी साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाओ। 2 से 3 पन्नों का नोट्स बनेगा। ये जो मेरे स्लाइड्स हैं उसमें मैक्सिमम ये मान लो कि आपका अगर लंबी वाली कॉपी है तो 4 पेजेस, और छोटी वाली कॉपी तो थोड़े ज्यादा पेजेस, लेकिन 5-6 पेजेस में पूरा चैप्टर आपका आ जाएगा और आप इजीली बाद में इसको रिवाइज कर पाओगे। तो इतना था फर्स्ट पेज में। आप चाहो तो उसको रोक के यहीं से नोट्स बनाते रहना भाई। अब मूव करते हैं वेव फ्रंट। समझ गए हम कि ठीक है भैया, वो सारे एक साइड से उठे होंगे और गिरे होंगे तो उसको आप वेव फ्रंट कहोगे। इसके बाद आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। कितने टाइप के वेव फ्रंट बन सकते हैं? तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में बहुत इजी है। अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स इन द सेंस कि मान लो एक छोटा सा हमने बल्ब ले लिया, तो बल्ब में क्या होगा, चारों डायरेक्शन में ऐसे करके रोशनी निकलेगी, और जब रोशनी निकलेगी तो इसमें जो हम वेव फ्रंट्स बनाते हैं वो 3D में इमेजिन करो, छोटा सा बल्ब है और इसमें जब रोशनी निकलेगी तो 3D में निकलेगी, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। बहुत सटीक और इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, फालतू उलझुल चीजें आपको अब करनी नहीं है, टाइम ही नहीं बचता है ना। तो आपको मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर पॉइंट सोर्स हुआ, पॉइंट सोर्स मतलब पॉइंट जैसा सोर्स, तो आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा, सीधे सीधे याद रखना है। लाइन सोर्स, लाइन मतलब ट्यूब जैसा, ट्यूब बल्ब जो होता है, लाइन सोर्स हुआ तो सिलेंड्रिकल बनेगा। और यूनिफॉर्म पैरेलल लाइट्स मतलब जैसे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था आपने कि बहुत सारी यूनिफॉर्म पैरेलल लाइट्स ऐसे करके जा रही हैं, तो कैसा बनेगा, तो प्लेन वेव फ्रंट बनती है ऐसे ऐसे करके। ये आपको याद रखना है। अब इसी पे एक पूछा हुआ न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाते रहूं। क्वेश्चन इज लाइक हाउ डज द वेव फ्रंट अपीयर इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर। क्वेश्चन ध्यान से देखो, लास्ट लाइन में कह रहा है सोर्स ऑफ लाइट जो है वो लीनियर है। लाइट का जो सोर्स है वो लीनियर, लीनियर मतलब लंबा है, लंबा, लंबा होगा तो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा भाई। सीधे सीधे समझ में आ गया ना, ऐसे करके सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाएंगे। तो इसका आंसर होगा बच्चों सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब यहीं पे कहता कि एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज एज अ पॉइंट, तो स्फेरिकल हो जाता। ओ स्फेरिकल मार्क का देखो, सॉरी ये सब अंकित की वजह से होता है भाई, किसी और का ना। मतलब मैंने सिलेंड्रिकल बोला ना, सिलेंड्रिकल होगा। अगर यहीं पे पॉइंट सोर्स कहता तो आप लगाते स्फेरिकल, लाइन सोर्स कहा है तो सिलेंड्रिकल, यूनिफॉर्म पैरेलल रेज कहता तो हम लगाते प्लेन। समझ रहे हो? तो इस टाइप के भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये इस टॉपिक का था। अब आप चाहो तो इसको भी पॉज करो और जल्दी से इसको नोट कर लो। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आप पढ़ोगे बच्चों हाइजीन प्रिंसिपल। हमारा वेव फ्रंट यहीं कंप्लीट होता है। आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है वेव फ्रंट की और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कैसे होते हैं, बेसिक्स। ज्यादा टाइम नहीं देना, ज्यादा टाइम लास्ट के पॉइंट्स पे देना। लास्ट का पार्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, ये मान लो। फिर आते हैं बच्चों हाइजीन प्रिंसिपल पे, जो कि आपका इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको कितनी चीजें पता होनी चाहिए हाइजीन प्रिंसिपल में। इसकी मतलब पहली बात तो हाइजीन प्रिंसिपल ने 3 बातें कही थी, 3 स्टेटमेंट्स दिए थे, वो स्टेटमेंट्स आपको याद होने चाहिए। और दूसरा 2 छोटे छोटे प्रूफ दिए थे। हाइजीन प्रिंसिपल की मदद से 2 प्रूफ मिले थे आपको। ये प्रूफ 2 नंबर में कभी कभार पूछा गया, ठीक। तो इनको आप देख लेना, कॉपी में करवाया होगा। अगर ना मिले तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो भी देख लेना। तो अब हम 3 पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो ये हाइजीन प्रिंसिपल क्या कहता है
कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द वेव फ्रंट बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स। मैं आपको समझा देता हूं, बहुत इजी पार्ट है। मान लो एक छोटा सा बल्ब आपने यहां रखा, इसमें से लाइट निकली चारों डायरेक्शंस में और किसी न किसी पार्टिकल से जाके टकरा गई, और सबको पता है लाइट पार्टिकल से जाके टकराएगी तो लाइट बिखर जाएगी ऐसे करके, है ना, ऐसे करके बिखर जाएंगी, ऐसे करके बिखर जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी, और ये सारे पार्टिकल्स चमकते हुए नजर आएंगे, जैसे कि टिंडल इफेक्ट में देखने को मिलता है। जब मान लो कोई छोटी सी मतलब ओपनिंग से लाइट आ रही हो और धूल के पार्टिकल उसमें चमकते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि उस डस्ट पार्टिकल से ही रोशनी निकल रही है। तो जो जो चीज चमकती हुई नजर आए वो हमें ऐसा लगता है कि वो सोर्स है, सोर्स मतलब खुद ही लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो वैसे ही हम कहते हैं कि वेव फ्रंट, अब देखो इन सभी पार्टिकल को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो खुद भी एक सोर्स हो, मतलब खुद ही लाइट प्रोड्यूस कर रहे, क्योंकि चमक रहे होते हैं। तो वही बात इसने हाइजेंस प्रिंसिपल ने देख के स्टेटमेंट में कह दी भाई कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट के सभी पार्टिकल्स बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, मतलब प्राइमरी सोर्स अंदर वाला होगा, बीच वाला, और ये सब सेकेंडरी सोर्स है, ये कही थी। दूसरी बात क्या कही थी कि जो आपने पहला वेव फ्रंट बना दिया तो जो अगला वेव फ्रंट बनेगा वो फॉरवर्ड मूविंग वेवलेट्स, एक वर्ड है देखो कहीं लिखा होगा मैंने, ओनली फॉरवर्ड मूविंग वेवलेट्स। वेवलेट्स किसे कहते हैं, ये जो छोटी छोटी लाइट्स निकली है स्कैटर होने के बाद, इसको वेवलेट्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लो बस कहानी के तौर पे, कहीं आपको कुछ कहीं पढ़ो कि वेवलेट्स, तो आपको समझ में आ जाए कि वो टकराने के बाद जो वेव्स निकलती हैं उसको वेवलेट्स कहते हैं। अब जो आगे जाने वाली फॉरवर्ड मूविंग वेवलेट्स होंगी वही अगला वेव फ्रंट बनाएंगी, ये दूसरी बात है, क्योंकि बैकवर्ड मूविंग तो कैंसिल हो जाएगी ना भाई, पीछे वाली गई इधर वाली आई कैंसिल हो गई, लेकिन आगे जाने वाली लाइट जो है, वेवलेट्स जो है, वो अगला वेव फ्रंट बना सकती है, उसके आगे वाली अगला बना सकती है। तो बस इतनी सी बात कही थी कि ओनली फॉरवर्ड मूविंग वेवलेट्स विल फॉर्म नेक्स्ट वेव फ्रंट। पॉइंट्स याद रखना है बस। पहली बात क्या कही थी बताओ जल्दी से, कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सारे जो ऑब्जेक्ट्स लिखा है क्या लिखा है, पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ वेव फ्रंट बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स। दूसरी बात क्या कही कि आगे जाने वाली वेव फ्रंट बिहेव मतलब नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाएंगी। और फिर लास्ट क्या कहा उसने कि वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये डेरिवेशन करने जाओगे तो आपको लास्ट लाइन समझ में आनी चाहिए। समझ में क्या आनी चाहिए कि मान लो कि वेव कहीं भी जा रही हो, वेव जैसे मान लो कि ऐसे करके वेव जा रही है आगे की तरफ दोनों, तो वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, वेव फ्रंट हमेशा वेव के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे करके ये वेव फ्रंट बनेगी। एग्जांपल के लिए मैं कह दूं कि ऐसे करके तितिर बितिर होते जा रहा है, तो ऐसे करके अगर आपने वेव फ्रंट बनाया है, ये जो है आप गोला बनाना चाह रहे हो वेव फ्रंट का, तो वेव फ्रंट और वेव में हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा। ये तीसरा पॉइंट था कि वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अब ये दो प्रूफ आपके टीचर ने आपको करवाया होगा, आप अपनी नोटबुक खोलो एक बार रिवाइज कर लो कि प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें आप एंगल आई बराबर प्रूफ करते हो एंगल आर के, और स्नेल्स लॉ में आपने प्रूफ किया होगा कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर जो है वो v1 अपॉन में v2 के बराबर है। तो ये दो प्रूफ आपने कॉपी में करे होंगे, अगर ना मिले तो मैं फिर से कह रहा हूं कमेंट कर दो भाई, हम है ना, हम बता देंगे। तो बच्चों अब इसको भी स्क्रीन को पॉज करके आप ये नोट्स बना सकते हो। हाइजेन प्रिंसिपल में बस इतना सा ही था, बच्चों को अंदाज ही नहीं लगता कितना पढ़ना है। अरे वेव फ्रंट में डेफिनेशन पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पता होना चाहिए, बस। और कोई एक्स्ट्रा डायग्राम आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है ही नहीं। लास्ट टाइम पे बी प्रीसियस, टाइम वेस्ट करोगे तो भाई तो फिर तो रोना धोना पड़ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो है? और फिर वेव फ्रंट के बाद आता है हाइजेन प्रिंसिपल, ये 3 पॉइंट्स और 2 प्रूफ, खत्म हाइजेन प्रिंसिपल। मूव कर जाओ नेक्स्ट पॉइंट। मैं सबसे कह रहा हूं सटीक जितना मैं बता रहा हूं उतना इट इज मच मोर इनफ, मच मोर सफिशिएंट टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स। बहुत जेन्युइनली कह रहा हूं, बच्चों ने किया है इससे पहले भी और आप भी कर सकते हो। अब मूव करते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूमेरिकल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको तीसरे पॉइंट पे जल्दी से लेके आया हूं। तीसरे पॉइंट का नाम है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब होता है बच्चों दो वेव आपस में मर्ज होके मिक्स होके सिंगल वेव बन जाए। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि अगर दो वेव ऐसे करके आए, दोनों का एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी अलग अलग और दोनों मिक्स होके सिंगल वेव बन गए, तो इसको भी हम सुपरपोजिशन कहेंगे। ठीक है, अब जैसे ये ऐसा कुछ होगा कि मान लो कि पहला वेव का एम्पलीट्यूड था A1, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड A2। ज्यादा डेफिनेशन मत जाना कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वर्ड सुन लो बस, ज्यादा कुछ नहीं। एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, 4 वर्ड याद होने चाहिए इस पूरे टॉपिक के लिए। मैं लिख दूं
मैं लिख दूं मैं लिख दूं मैं लिख दूं वैसे मैंने लिखा भी मैं लिख दूं वैसे मैंने लिखा भी वहां पे एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। मैं चौथा वर्ड भी लिख देता हूं जो बार बार इसमें गूंजेगा। मतलब आपको इनके डेफिनेशन, पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अब पहले जब चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं सब कुछ सिखाते हैं बच्चों को। आपको ये वर्ड याद कर लो बस, ये 4 वर्ड और 4 टाइप के फॉर्मूले पता है, आप आराम से पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो इजीली। देखो, तो मान लो कि दो वेव के अलग अलग एम्पलीट्यूड थे, पहले वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2, और जो बड़ा वाला नया वाला वेव बना उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल A। तो आपका पहला फॉर्मूला है कि कैपिटल A निकाल। तो कैपिटल A यानी कि नेट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी कहते हैं इसको। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, इजीली याद हो जाएगा। देखो, कैपिटल A मतलब बड़े वाले का इज अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos phi। ये तो फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा, आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos phi। अब cos phi निकालने के तरीके बाद में सिखाऊंगा मैं आपको। फिर मान लो पहले वेव की इंटेंसिटी I1 थी और दूसरे की इंटेंसिटी I2, तो नेट की इंटेंसिटी कितनी होगी I। तो नेट इंटेंसिटी बताओ, तो आ जाओ भाई फॉर्मूले पे, नेट इंटेंसिटी I। अब दो फॉर्मूले हैं इसके, दोनों फॉर्मूले याद कर लेना भाई। पहला फॉर्मूला है कि I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब I1 I2 बराबर ना हो। जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये वाला, ये कब यूज करते हैं, जब I1 और I2 डिफरेंट हो, I1 I2 बराबर ना हो, तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे मैं कह दूं I1 जो है 4 है और I2 जो है 6 है, तो दो अलग अलग वैल्यू दी तो ऊपर वाला फॉर्मूला। व्हाट इफ कि अगर मैं कहूं I1 I2 बराबर है, दो वेव आए, दोनों का एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी बराबर है, तो बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर दोनों इंटेंसिटी बराबर हो तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों, जिसका नाम है ये बराबर वाला। अब मान लो I1 I2 बराबर करके हमने I नोट मान लिया। I1 किसके बराबर है, I नोट के। I2 किसके बराबर है, I नोट के। तो जब ऐसा बराबर हो जाए तब आप लिखोगे फॉर्मूला नेट इंटेंसिटी का, इट इज 4 I नोट cos स्क्वायर phi by 2। इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं मैं खुद ही बताऊंगा, बिल्कुल चिंता न करो। आ जाओ। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि जब आप एम्पलीट्यूड निकालने जाओगे तब भी आपको क्या चाहिए, फाई। और जब आप इंटेंसिटी निकालोगे तब भी आपको दोनों फॉर्मूले में क्या चाहिए, फाई। और फाई मतलब होता है बच्चों फेज डिफरेंस। फेज मतलब एंगल डिफरेंस। ये वर्ड होते हैं भाई फिजिक्स के, घबराया ना करो। फेज डिफरेंस मतलब एंगल, एंगल बताओ, मतलब 60 डिग्री 90 डिग्री। लेकिन वो दिक्कत क्या है ना, रेडियन में बताएंगे, पाई बाई 2 पाई बाई 3 ऐसा करके। लेकिन समटाइम फेज डिफरेंस ना देके न्यूमेरिकल 3 नंबर का हार्ड बनाने के लिए वो क्या करते हैं, पहले देते हैं बच्चों को पाथ डिफरेंस, कि भैया पाथ डिफरेंस इतना है तो खुद ही कैलकुलेट कर लो बाकी सब कुछ। तो अगर आपको पाथ डिफरेंस मतलब होता है बच्चों डेल्टा एक्स, ये गिवन होगा वर्डिंग में, आपको हमेशा गिवन होगा। मैं अभी न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। देखो, पाथ डिफरेंस दिया हो तो फेज डिफरेंस इस फॉर्मूले से निकालोगे। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू में 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कैसे देंगे, वो बोलेंगे पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा बाय 2 है, तो भाई डेल्टा एक्स को हटाओ, लैम्डा बाय 2 लिख दो, लैम्डा से लैम्डा काटो, 2 से 2 काटो, फाई इज इक्वल टू में पाई। पाई मतलब 180 डिग्री, हो गया सॉल्व। समझ गए। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल करेंगे अभी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं बस, 1 2 और 3, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मैंने आपको वर्ड बताया जो कि बार बार यूज होगा आगे। और ये रहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बच्चों उसको लिख लेना, बहुत इजी से डेफिनेशन है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे। चलो भाई, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब तक टीचर पढ़ा रहे थे, जब तक सर या फिर भैया पढ़ा रहे थे, तब तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल भी धराधर हुए जा रहे हैं, आंसर भी निकल जा रहे हैं, घर जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है क्वेश्चन को, एक भी सॉल्व नहीं हुआ, न्यूमेरिकल ही ना, आंसर ही ना निकले, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कराऊंगा यहाँ हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी। टफ क्वेश्चन अगर आप कर लोगे प्रैक्टिस तो इजी क्वेश्चन बहुत इजीली याद हो जाएगा भाई, क्या चिंता कर रहे हो। आज ये रहा क्वेश्चन टफ। जहां टफ क्वेश्चन की बात करूं वो ये मुंह उठा के आ जाते हैं भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC का क्वेश्चन मत सोचना, सुपरपोजिशन का ही है। The intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k। इस लाइन को ध्यान से समझ लो भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब इसको तो 5 नंबर में दे दे तब भी कम माना जाएगा, ये सच्ची बता रहा हूं। और पूछा गया क्वेश्चन है, ये PYQ है ये, मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्वेश्चन 5 नंबर का होना चाहिए था, लेकिन ये पूछते कितने नंबर में, इसको भी 3 मार्क्स में। और अगर आपको आ गया तो आप इजिली सीधे सीधे 3 नंबर गेन कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था
तो उस वक्त जो इंटेंसिटी आई उसको हमने के कह दिया। बहुत सिंपल सी बात बताऊं, यहां लिख के दिखाता हूं कि पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना था बच्चों, लैम्डा। अब मैंने कहा था लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 3 ऐसे देते हैं लैम्डा लैम्डा। तो इस वक्त जो नेट इंटेंसिटी आप निकालोगे वो जो भी आया 4 i नोट 5 i नोट उसको हमने के मान लिया। क्या मान लिया, के। तो अब बताओ इस हिसाब से द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4, कि अगर पाथ डिफरेंस, अब ये इन्होंने एक कंडीशन दी, ये उनकी कंडीशन है बच्चों, और उसके बाद वो कहते हैं कि नाउ अब मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि पाथ डिफरेंस जो है ना वो लैम्डा बाई 2 कर दूं, नहीं लैम्डा बाई 4 कर दूं, 1/4 कर दूं, तो इंटेंसिटी को क्या कहोगे, k बाई 2 कहोगे, k बाई 4 कहोगे, क्या कहोगे इसके हिसाब से। ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये मत समझ लेना कि यही आंसर है, निकालेंगे अभी। तो ये सवाल है आपका, आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया हो। कुछ बच्चे सोचेंगे भैया ये क्या पूछ लिया, अभी तो कह रहे थे कि आसान आसान क्वेश्चन। अरे आसान है यार, हमारे रहते फिजिक्स कैसे मुश्किल हो सकती है भाई। आओ, तो आपको करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले तो केस 1 को सॉल्व करना है और असलियत में आई निकालना है कि कितना आ रहा है, 4 i नोट 3 i नोट 2 i नोट कितना आई नोट, और फिर केस 2 को सॉल्व करना। सिंपल सी बात। देखो मैंने आपको बताया था, अब इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं पे भी देखो ये नहीं लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी सेम है कि डिफरेंट। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन ना लिखा हो, डिफरेंट लिखा हो तो दे देता कि भाई सिंपल सी बात है, एक 4 आई नोट है एक 6 आई नोट है, तो ऐसा तो गिवन होगा ना। जब ऐसा ना गिवन हो तो समझ लेना सेम इंटेंसिटी। और सेम इंटेंसिटी में मैंने फॉर्मूला बताया था, दिखाऊं फॉर्मूला, दिखाऊं, याद मत कर लेना, ये लो याद कर लो भाई फॉर्मूले। 4 आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2, मैं इस फॉर्मूले का यूज करने जा रहा हूं उस न्यूमेरिकल के लिए। देखो भाई, तो हम यहां लिख देंगे, हट जाओ, आई इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4 आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2, ये रहा फॉर्मूला। हम केस 1 सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमें गिवन था, केस 1, जिसमें बोला उन्होंने पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा है। तो जल्दी से पहले फेज डिफरेंस निकाल लो, फेज डिफरेंस मतलब फाई निकाल लो, फिर इसमें पुट कर देना। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला याद कर लो, याद कर लो, मैं अभी तो लिख दे रहा हूं, अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस, ये मेन फॉर्मूला होता है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू में 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स कितना गिवन है, लैम्डा के बराबर गिवन है, लैम्डा के ये रहा देखो, लैम्डा के बराबर गिवन है, तो हम इसको डेल्टा एक्स को हटा के लैम्डा रख देंगे, समझ रहे हो, फिर लैम्डा से लैम्डा काट देंगे, फिर हम बोलेंगे कि फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई के बराबर है। इस वैल्यू को जैसे हमने सॉल्व किया उस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, उठा के लाओ इस फॉर्मूले को, i इज इक्वल टू में 4 आई नोट cos स्क्वायर 5/2, यानी कि 5 की जगह में 2 पाई लिखना है, 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कटेगा, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू में 4 आई नोट, पूरा मैथ करके दिखा रहा हूं मैं इसको ना बच्चों, अब पाई बचा हुआ है ना, cos स्क्वायर पाई, तो ऐसे लिख सकते हो आप cos पाई का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो आप। बेसिक मैथ है, मैथ वालों को बहुत अच्छे से आता होगा, जिन बच्चों को नहीं आता मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर दूं, स्लाइड हो जाओ भाई, बुरा मान गया क्या, ये तो स्लाइड ही नहीं हो रहा भाई, स्लाइड कैसे करते हैं, ओ मैं भूल गया था, ये लो स्लाइड कर दिया हमने ऊपर की तरफ थोड़ा सा, और हम केस 1 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। देखो अब इसी को आप कैसे करोगे, i इज इक्वल टू में 4 आई नोट cos पाई की वैल्यू पता है, cos पाई मतलब 180 होता है, cos 180 इज -1, -1 का स्क्वायर करोगे बच्चों, ये -1 होता है, -1 लिखा है समझ जाना, -1 का स्क्वायर +1 होता है, यानी कि i जो आया वो 4 आई नोट आया, ये रहा, हमने सॉल्व कर लिया। यानी कि जिसको वो k कह रहे हैं वो असलियत में 4 आई नोट है, समझ में आया, k किसके बराबर है 4 आई नोट का, ये रहा, पूरा सॉल्व करके देख लिया। इतना समझ में आते ही अब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे केस 2, मैं यहाँ पे केस 2 सॉल्व कर रहा हूँ, 3 नंबर का न्यूमेरिकल तो है ही कम से कम, है ना, फिर से वही करना है केस 2 में, जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा था, इस पर कितना है लैम्डा बाई 4, तो आप ले लो डेल्टा एक्स इक्वल टू में कितना है लैम्डा बाई 4, फिर से इससे फेज डिफरेंस निकालो, फाई निकाल लो, किस वाले फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से, और फिर से इंटेंसिटी में पुट करके देख लो कितना आ रहा है, चलो भाई पुट कर लेते हैं, पहले फाई निकालो जल्दी से, फॉर्मूला क्या था 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस इस बार कितना है लैम्डा बाई 4, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, लैम्डा बाई 4, लैम्डा से लैम्डा कटेगा, 2 से 4 कटेगा, तो ये बच जाएगा फाई की वैल्यू जो आएगी वो पाई बाई 2 आएगा आपका,
ये रहा आगे। अब आई इंटेंसिटी में पुट कर दो उस वाले फॉर्मूले में, केस 2 में आई इज इक्वल टू में 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, 2 मत भूलना, पहले बता रहा हूं मैं। तो 5 मतलब क्या है, π/2, और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो π/4 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली π/4 लिख दे रहा हूं। अब इसको मैंने अभी बताया था आपको 4I0 का 4I0, इसको आप लिख सकते हो cos π/4 का होल स्क्वायर, जैसे मैंने इसमें भी किया था, राइट। cos π/4 मतलब 45 डिग्री, 180/4 मतलब 45, और 45 डिग्री मतलब 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर दो। बेसिक मैथ है, घबराना नहीं, सुनते जाना समझते जाना। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो रूट का कट के 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी आएगी 4I0 इंटू में ये 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 4 कटेगा तो 2I0 आएगा। तो जब इस बार इंटेंसिटी आ रही है वो 2I0 आ रही है, यानी कि जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा था तो 4I0 आ रहा था, जिसको आपने के कहा था। तो अब जब पाथ रेफरेंस λ/4 है तो हमारी इंटेंसिटी कितनी आई बताओ, कितनी हमने निकाली, हमने निकाली 2I0। तो जब आपने 4I0 को k कहा है तो 2I0 को क्या कहोगे, k/2। आंसर मार्क कर दो भाई, k/2 का थर्ड पार्ट, समझ गए। अच्छा सा क्वेश्चन था, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। आई होप कि आपको समझ में आ गया। मजा आया तो कुछ कमेंट करते रहो करो भाई, कमेंट करते रहो। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करके जरूर देख लेना कॉपी पेन पे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन थे अपने पास। सुपरपोजिशन के जो आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें 2 न्यूमेरिकल हमने कर लिए। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो बच्चों, ये वाला पार्ट ना, मैं सच्ची बता रहा हूं, वैसे तो ये आपका कोर बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपटीशन के हिसाब से, या फिर आगे फिजिक्स में आप इस ताकतवर फील करना चाहते हो तो इस टॉपिक को याद कर लेना, ठीक है। अगर ना हो कि लगे ज्यादा हैवी हो रहा है भैया, फिर से डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये 2 फॉर्मूले याद कर लेना भाई, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे बोर्ड लेवल के सारे। इवन नीट के भी मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाते हैं, ये याद कर लोगे तो ताकतवर फील करोगे। अब ये है क्या, मैं बता देता हूं। देखो कि जब भी दो वेव कहां गई वेव हमारी, बताओ, वेव ही नहीं आ रही हमारी, क्योंकि हमने ब्लैक कलर ले रखा, कैसे आएगी वेव, ब्लैक पे ब्लैक दिखता है बताओ। मैंने कोई कमेंट नहीं करेगा कुछ। देखो मान लो एक वेव यहां पे है, दूसरी वेव यहां पे है, दोनों आई। अब जब दोनों मिली तो देयर इज पॉसिबिलिटीज कि 2 चीजें हो, जो रिजल्टेंट है वो या तो मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमम। अब मान लो कैसे, मान लो 2 भाई आए, कितने भाई आए, 2। ये भाई आता कहता भाई यहां पे 2 मीटर ऊपर तक दीवार जोड़ दो, दूसरा आता कहता ना 2 मीटर नीचे जुड़ेगा, तो अब दोनों में लड़ाई हो जाएगी। दोनों में लड़ाई हो गई, इसका मतलब कुछ नहीं बनेगा भाई, मिनिमा, इसको हम मिनिमा कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी कहा जाता है, डिस्ट्रॉय कर देंगे एक दूसरे को, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और या फिर मिनिमा। दूसरा हो सकता है कि सद्बुद्धि हो दोनों में, वो कहे भाई 2 मीटर ऊपर दीवार जोड़ दे, वो कहता है हाँ भाई 2 मीटर और जोड़ दे, तो 4 मीटर जुड़ जाएगा, है या ना बोलो। तो इस टाइप के सुपरपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव यानी कि सपोर्टिव, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहते हैं, जिसमें मैक्सिमा मिलता है। साथ देंगे तो मैक्सिमा, अपोज करेंगे तो मिनिमा। इतनी सिंपल सी बात आपको याद होनी चाहिए थी। अब मैक्सिमा और मिनिमा के 3-3, 4-4 कंडीशंस मैंने लिखवा रखे हैं कि कब कब मैक्सिमा मिलेगा, जब 2 वेव के बीच में फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई यानी कि इवन पाई होगा। अगर यही ऑड पाई में चले गए, आप पहले जज कर सकते हो, मैंने कहा कि 2 वेव है, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस 5 जो है वो 3 पाई का है, 3 पाई का, तो 3 पाई किस में आता है, मिनिमा में, तो मिनिमा दे देगा भाई। 5 पाई बोल दिया तो मिनिमा देगा, 6 पाई बोल दिया तो 6 पाई इसमें आएगा, मैक्सिमा देगा। ऐसे करके देख के जज कर सकते हो आपकी वैल्यूज याद करके। ऐसे ही मैंने पाथ रेफरेंस दे रखा है कि अगर 2 वेव के बीच में पाथ रेफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा ऐसा हो तो वो मैक्सिमा देगा, लेकिन λ/2, 3 λ/2 पॉइंट में हो, 2.5 मतलब 5/2 है ना, तो इस टाइप से हो तो मिनिमा देगा। फिर कि अगर मैक्सिमा मिला तो कितना हो सकता है एम्पलीट्यूड, दोनों को जोड़ दो, 2 + 2 4 है ना, तो A1 + A2 इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मिनिमम कितना होगा, तो दोनों को माइनस कर दो, 2 - 2 0, 2 - 2, समझ रहे हो। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, और ये मिनिमम, कि अगर मिनिमा हुआ तो माइनस करना है दोनों के एम्पलीट्यूड को, A1 - A2, और मैक्सिमा मिला वहां पे तो प्लस करना है। सेम चीज इंटेंसिटी में आती है, मैंने इंटेंसिटी में यहाँ पे एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिख रखा है, मैं इंटेंसिटी के फॉर्म में लिख देता हूँ उसको, ठीक है।
एक मिनट दे दो बस। देखो इंटेंसिटी के फॉर्म में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली आपने जोड़ा था एम्पलीट्यूड में, इंटेंसिटी में ये फॉर्मूला लगता है √I1 प्लस √I2। वैसे ही जब मिनिमल हो गया तो √I1 माइनस √I2 ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसको आप याद कर लो, इन 4 पॉइंट को, वेल एंड गुड है। 2 से 3 बार पढ़ोगे, आज पढ़ लिया, फिर कल एक बार रिवाइज कर लिया, फिर परसों एक बार रिवाइज कर लिया, रट जाएगा। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ फिजिक्स आपको, है कि नहीं, समझा रहा हूँ ना। हाँ। तो भाई इसके बाद मेजर क्वेश्चन कहाँ आते हैं सर, इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो भैया क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे। बस वो बार बार पूछेंगे कि आई मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ हमें कितना आएगा। तो इसके कुछ फॉर्मूले मैंने ऐसे लिख दिए हैं। देखो एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड दे रखा है क्वेश्चन में कि एक वेव का एम्पलीट्यूड 2 है दूसरे का 5 है, तो बताओ आई मैक्स टू आई मीन का रेशियो कितना होगा। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये रहा, a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। देखो मैक्स होगा तो प्लस होगा, मिन होगा तो माइनस होगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, वही चीज इंटेंसिटी दे रखी हो तो मैंने अभी बताया था रूट बाय इंटेंसिटी किस में लेते हैं, रूट में। एम्पलीट्यूड सीधे सीधे स्क्वायर और इंटेंसिटी रूट में स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, √I1 रूट माइनस I2 का स्क्वायर। फिर एक लास्ट टर्म होता है एम्पलीट्यूड रेशियो, रेयरली देते हैं लेकिन मैंने आपको बता दिया। जब आप मेहनत कर ही रहे हो, आपने बोला था ना भी मेहनत करूंगा, भाई साहब छोटी सी मेहनत करनी है तो एम्पलीट्यूड रेशियो आर दिया जाए तो क्या करोगे आप, तो आर का मतलब होता है a1 अपॉन में a2। जैसे इसका मान लो कि 3 है और इसका 5 है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, a1 हो गया 3 और a2 हो गया 5। तो r कैसे निकालोगे, a1 को a2 से डिवाइड करके, यानी कि यहाँ पे जो r निकलेगा वो 3/5 होगा। ऐसे करके गिवन होगा पहले कि r की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 4 है, ऐसे करके ऑलरेडी आपको गिवन होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो r देखो मैक्सिमा है, ऊपर में आई मैक्स लिखा है ना, तो मैक्सिमा के लिए r+1 और मिनिमा के लिए r-1 और फिर स्क्वायर, तीनों पे स्क्वायर है। बहुत इजी टू याद है, बहुत इजी। बस इंटेंसिटी में रूट लगता है, बाकी दोनों में सीधे सीधे प्लस प्लस माइनस माइनस स्क्वायर स्क्वायर, इजी सा इतना सा फॉर्मूला यूज। अब आओ मैं आपको कराता हूं न्यूमेरिकल, ढेर सारे न्यूमेरिकल, ताकि आप इन फॉर्मूलों पे आराम से चुटकियों में कैलकुलेशन कर सको। चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से नोट्स बना लेना, इसके भी रोक रोक के नोट्स बनाते चलना भाई, कोई चीटिंग नहीं करेगा पहली बता रहा। तो अब हम मूव करेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन करना सीख लिया ना भाई साहब, मजा आ जाएगा मजा। मैं इसका कलर चेंज करता हूं, पहले तो ये व्हाइट ना चुभता है आंखों में, व्हाइट की जगह में हम करेंगे ग्रे। कैसा लग रहा है, ठीक ही लग रहा है ग्रे, है ना, कम चुभने वाला है, ग्रे कर दो भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2। देखो देखो आई मैक्स टू आई मीन का रेशियो विल बी, इस टाइप के सवाल आते हैं इस पे। आ जाओ, बहुत इजीली कर लेंगे भाई, फिजिक्स मेरे रहते हमेशा आपके लिए आसान बन जाएगी और आप अच्छे नंबर स्कोर करोगे। आओ पूरा सीरीज देख लेना, इसमें जितने वीडियो बनाओ ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सारे के सारे। अगर आपने लास्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप बहुत अच्छे नंबर गोल कर सकते हो। बस नोट्स बनाते रहना, रिवाइज करते रहना और सारे न्यूमेरिकल जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ खुद भी सॉल्व करना। ये नहीं कि भैया ने भैया को देख लिया, कालिदास बनने की जरूरत नहीं है। रोबोट, रोबोट वाली मूवी देखिए, वो ऐसे ऐसे कर लेता है जिग जैग तो उसको याद ही हो जाता भाई। अपन रोबोट थोड़ी ना है कि एक बार देख लेते याद हो जाए, करना पड़ेगा ना कॉपी पेन से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया टू सुपर पोजिंग वेव्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोड। दो वेव दे दिया भाई, y1 ये रहा, y2 ये रहा। मैंने अभी बताया था कि एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, बताया था कि नहीं बताया था। साइन और कॉस से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ एम्पलीट्यूड है, तो y1 में एम्पलीट्यूड कितना है 5 और y2 में एम्पलीट्यूड कितना है 10। तो आप लिखोगे a1 जो है वो है 5 और a2 जो है वो है 10, लिख दिया सीधे सीधे। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमसे पूछा गया आई मैक्स टू आई मीन का रेशियो, बाकी चीजें डराने के लिए होती, घबराया ना करो। हमसे पूछा गया हो कि आई मैक्स टू आई मीन का रेशियो बताओ कितना आएगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एम्पलीट्यूड वाला। देखो मैक्स है तो प्लस करोगे और डिवाइड में मिन होता है तो माइनस करोगे। तो हम लिखेंगे आई मैक्स मतलब a1 प्लस a2 का और नीचे में a1 माइनस a2 और इस पूरे का स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है ना। चलो भाई जल्दी से कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, जल्दी से सॉल्व करके आंसर कमेंट करो जल्दी से। मेरे निकालने से पहले अगर आपने कमेंट कर दिया तो मजा आ जाएगा। आई मैक्स a1 प्लस a2 यानी कि 5 प्लस 10 फिर 5 माइनस 10। बिल्कुल घबराया ना करो, माइनस में आएगा प्लस में, चिंता क्या कर रहे हो, स्क्वायर है भाई। चलो फिर मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं, ये आएगा आई मैक्स
ऊपर में कितना हो जाएगा 15 और नीचे में कितना हो जाएगा -5। इसका कर दो होल स्क्वायर। जैसे आप स्क्वायर करोगे माइनस वाले टर्म भी प्लस हो जाएगा। आई मैक्स टू आई मिन दोनों लिखते रहे चलना। एलएचएस हमने कॉपी पेस्ट करो और 15 का स्क्वायर 225 होता है, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर +25 हो जाएगा, है ना। और इसको मैं काट दूं तो कितने से कटेगा बताओ? 25 और 5 से, पहले 5 से काट देता हूँ, का इतना मगज ले। 4 और 5 45 और फिर इसको काट दिया, 9 जा कटेगा, आंसर आएगा बच्चों 9। तो I1 to I2 का रेशियो है 9, ये रहा आंसर। इजी था, मजा आया। फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ये पूरा चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड। न्यूमेरिकल कहां से आएगा? सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, डिफरेंस, बस ये लास्ट के ही पार्ट जो अभी आप सीख रहे हो वही पार्ट इंपॉर्टेंट है। और इतना छोटा चैप्टर है, वेवफ्रंट, हाइजेन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन। मेरे साथ रहोगे मैं रटवा ही दूंगा भाई चैप्टर, अपना काम ही यही है। 10 साल हो गए भाई पढ़ाते पढ़ाते, बताओ। हाँ, तो अब हम इसको फिर से कलर चेंज करेंगे। हम बोलेंगे ना हमको मजा ना, और इस वाला नहीं, ब्लू नहीं, ग्रीन करके भाई, मल्टीपल कलर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है सेम टाइप का क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड of two coherent source producing an interference pattern of 3/3 अब ये किसका रेशियो दे रखा है? एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है, यानी कि A1 डिवाइडेड बाई A2 रेशियो, तो मतलब डिवाइड होता है ना। A1 डिवाइडेड बाई A2 जो है वो 3/4 है। A1 बाई A2 को कुछ कहते थे, किसी को याद है? R एम्पलीट्यूड रेशियो, अभी बताया था मैंने, यही तो बता दिखाता हूं। आई हैव प्रूफ कहते थे ना। A1 बाई A2 एम्पलीट्यूड रेशियो क्या कहते हैं? R। और R में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? लास्ट वाला, बस प्लस माइनस का स्क्वायर। आ जाओ, तो हम करेंगे यहाँ पे, हमको बोला का कि भैया एम्पलीट्यूड रेशियो है 3:4, तो बताओ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा टू मिनिमा, देख रहे हो वर्डिंग में लिख दिया इस बार, तो हम निकाल देंगे भाई आई मैक्स अपन में आई मिन इजकल टू में, हमें फॉर्मूला समझ में आ गया, R+1 R-1 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, न्यूमेरिकल तो आराम से हो जाएगा। और जितना इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही इजी वे में याद रखना, फिजिक्स को मुश्किल बनाने की कोई जरूरत ना है। अब आप सुभाष भैया के पास आ गए हो तब भी फिजिक्स मुश्किल कैसे हो सकता है भाई? R मतलब 3/4, तो एक बार लोगे बच्चों 3/4 + 1 और फिर एक बार नीचे में लोगे 3/4 - 1 और फिर उस पूरे का स्क्वायर कर देना। कैसे करोगे? एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम। आई मैक्स आई मीन इजकल टू में एलसीएम लेंगे, 4 ऊपर जाएगा 4 3 7 7/4 हो जाएगा, और नीचे में 4 ऊपर जाएगा 3 - 4 -1, तो -1/4 हो जाएगा। 4 से 4 काट सकते हैं और स्क्वायर था पूरे का, भूलना मत। आई मैक्स 2 आई मिन इजकल टू में 7 का स्क्वायर 49 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये 49:2 बनाएगा। आंसर है बच्चों 3। मजा आया? समझ में आ रहा है? क्या करो भैया, आप करवा रहे तो हो रहा है ऐसा करके। चलो अब एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, बाकी क्वेश्चन आप करोगे। और आपने तो बोला कि भैया करवा रहे तो हो रहा है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो। मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा भाई, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। खुद ही आंसर कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। फिर से ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल मत देखना, समझ रहे हो? मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए एक बार। इफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटीज आर दिस, आई मैक्स और आई मिन दे रखा है इस बार, देख के मैक्सिमा मिनिमा, आई मैक्स अपॉन में आई मिन की वैल्यू दे रखी है 36:1। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड? आर निकालना है इस बार, सीधे सीधे मैं बता ही दूं। आई मैक्स नहीं, मैं सॉल्व ना करूंगा, सारे क्वेश्चन मैं ही करूं। चलो आपको आई मैक्स बाई आई मिन जो है 36:1 दे रखा है, और एम्पलीट्यूड रेशियो निकालना है, एम्पलीट्यूड आर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला R+1 R-1 का होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, सॉल्व करके आर निकाल के बताओ। कमेंट करो आंसर, जल्दी से कमेंट करो। लेट्स सी कितने बच्चे बिल्कुल सही आंसर निकालते हैं, मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा आपका आंसर सही है, ठीक है? जल्दी से कमेंट करो, वीडियो पॉज कर दो, मैं दिखाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी फिर से आप ही करोगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सेम टॉपिक है सारे। दो सोर्सेस है, एक का इंटेंसिटी आई नोट है, एक का इंटेंसिटी 4 आई नोट है, दोनों वगैरह वगैरह में आई मैक्स टू आई मिन पॉसिबल रेशियो निकालना है। इसका भी आंसर आप कमेंट करोगे, मैं बिल्कुल ना करूंगा,
समझ गए ना यार, प्रैक्टिस आपको करनी है। कमेंट करो, मैं आपको ये बताऊंगा कि सही है कि गलत। एवरी कमेंट को रिप्लाई करूंगा, रिप्लाई। देख लो कभी कभी बड़े फंबल हो जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इनमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मुझे कमेंट कर देना कि भैया ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा, मैं आपको कमेंट में ही हिंट दे दूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप कहां फंसे होगे, तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन जो कि उसी पे है, आई मैक्स टू आई मीन का रेशियो निकालना है, इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, आराम से निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सुन रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है इंटरफेरेंस। क्या नाम है? इंटरफेरेंस। देखो छोटे से वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा मैं आपका, मजा आएगा। इंटरफेरेंस में कितना याद होना चाहिए भैया? मैंने तो सुना था इंटरफेरेंस बहुत बड़ा है, उसमें तो बहुत लंबे लंबे डेरिवेशंस हैं, और उसको कैसे करेंगे, अभी समझ में आएगा नहीं आएगा, ये सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के। और एज अ एक्सपीरियंस गाइड मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, बहुत इजी पार्ट में जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद कर लेना, उससे ज्यादा मतलब वो ना कि समरी ऑफ द टॉपिक। समरी पता है तो राम कहानी आपको पता है कि भाई क्या हुआ था रामायण में, या फिर क्या हुआ था महाभारत में, क्या हुआ था, कहानी पता होनी चाहिए बस, वो आपको बता देता हूँ, आपको सब कुछ पता होगा, है ना। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में अब इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि मान लो एक वेव, एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज कर देंगे भाई। अब देखो मान लो कि आपने क्या किया, दो बल्ब लिए ऐसे करके, ठीक है, एक बल्ब यहाँ लिया, एक बल्ब यहाँ लिया, दोनों को ग्लो करा दिया, मतलब ऑन कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे स्क्रीन रख दो, एक छोटा सा सीट पेपर रख दो, तो होगा क्या, कुछ वेव यहां से जाएंगी, कुछ वेव यहां से जाएंगी और आपस में मर्ज हो जाएंगे। मल्टीपल वेव ऐसा हो रहा होगा, कुछ वेव यहां से निकली, कुछ वेव यहां जाके सुपर इंपोज होगी, मल्टीपल वेव सुपर इंपोज हो रहे होंगे। और इसके चक्कर में होता क्या है कि असलियत में इस सीट पे एक रंगोली बन जाती है जहां मैक्सिमा मिलेगा। मैक्स देखो सुपर इंपोजिशन हुआ तो दो ही चीज मिल सकती है, या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा। अगर मैक्सिमा हुआ तो वो चमकेगा, मिनिमा हुआ तो डार्क हो जाएगा, फिर मैक्सिमा हुआ तो फिर चमकेगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ऐसा करके मस्त रंगोली बन जाती है। इसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। जैसे वो आपने देखा है हिप्नोटाइज करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाले में नहीं व्हाइट ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक मतलब मिनिमा और व्हाइट मतलब मैक्सिमा, इस टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। इस पैटर्न को ही इंटरफेरेंस कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा बता रहा हूं मैं आपको, कि कहीं बुकों में छपा हुआ नहीं मिलेगा आपको, सब इंग्लिश लिख देते हैं भाई सब, जो बच्चों को कभी समझ में ना आए बताओ। तो इस पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। और ये पैटर्न कब बनेगा उसकी कंडीशन है। ये पैटर्न तभी बन सकता है जब सोर्स आपका, यानी सोर्स मतलब ये बल्ब्स, जो बल्ब्स हैं वो कोहेरेंट हो। कैसे हो? कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। अब कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं? जैसे आपने सुना ट्विंस, दो बच्चों को ट्विंस कब कहते हैं? जब सेम डे या फिर एक साथ पैदा हो, है ना। तो जैसे ट्विंस होते हैं वैसे कोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट सोर्स उन दो बल्बों को कहेंगे जिसका, जिसके द्वारा प्रोड्यूस हुई लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ हो। इसने लिया 50 हर्ट्ज वाली वेव, तो इसने भी 50 हर्ट्ज वाली वेव ही दे, दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो तब। और फेज डिफरेंस, फेज मतलब एंगल, ऊपर वाले बल्ब ने बल्ब प्रोड्यूस मतलब लाइट प्रोड्यूस किया और नीचे वाले ने भी किया, तो दोनों में या तो एंगल डिफरेंस हुई ना, साथ में उठे साथ में गिरे, साथ में उठे साथ में गिरे, ऐसे चल रहा हो तो एंगल डिफरेंस नहीं है। या फिर हो तो फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तो हैव जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर ये दो पॉइंट मैच कर गई तो आप इन दोनों बल्ब को कोहेरेंट कह सकते हो। और अगर सोर्स कोहेरेंट है तो ही आपको ये पैटर्न मिलेगा। ये कंडीशन है इंटरफेरेंस की, याद रहेगा, बहुत इजी। अब इसी में एक वर्ड आता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, बहुत 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 इजी सवाल है, मतलब इस पे कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। मैंने आपको बताया इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, रंगोली, पैटर्न्स बनने चाहिए। पैटर्न्स बनने के लिए आपको सोर्स कैसा चाहिए, वी नीड कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स मतलब क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम लाइट और जीरो कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फिर आता है वर्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं हम ज्यादातर टाइम जब भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न वो रंगोली बनानी होती है। पता है काम करना, इस चैप्टर के वीडियो के बाद पूरे देखने के बाद आप चाहो तो गूगल पे जाके नॉर्मली सर्च मारना इंटरफेरेंस पैटर्न और इमेज में जाके देखना, मस्त आपको बहुत सारी रंगोली दिखेगी, आप समझ जाओगे कि इस टाइप का पैटर्न्स बनता है। चाहो तो अभी भी कर सकते हो, लेकिन वापस आके जल्दी से वीडियो देख लेना। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नहीं कह रहा हो, नेक्स्ट टॉपिक है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट किसे कहते हैं, जो हम यूज करते हैं। मोनो मतलब होता है सिंगल और क्रोमेटिक मतलब कलर, सिंगल कलर वाली लाइट, सिंगल कलर वाली लाइट, सिंगल वेवलेंथ की लाइट,
कलर मतलब वेवलेंथ कह रहा हूं, है ना, पता है ना, ग्रीन की भी वेवलेंथ होती है, ब्लू की भी, रेड की भी, अलग अलग वेवलेंथ। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब आप याद रखोगे सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। बहुत ही इजी सा, देखो मैं ऐसे लिख दिया मैंने आपको। अब क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लिख रखा मैंने यहाँ पे, क्या कहता है क्वेश्चन, देखो, व्हाट हैपन इफ वी यूज व्हाइट लाइट इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। बहुत फेमस सवाल जो हर बार एक नंबर में कभी ना कभी पूछा ही जाता है, और टीचर एग्जाम में पूछे या फिर जब आपके बोर्ड के वाइवा होंगे उसमें भी पूछे जाने के चांसेस हैं। कि बताओ कि हम ज्यादातर मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, दोनों बल्ब में से ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करवा दी, दोनों बल्ब में से ब्लू लाइट प्रोड्यूस करवा दी। व्हाट इफ कि मैं ग्रीन या फिर ब्लू या फिर रेड लाइट्स ना लू, मोनोक्रोमेटिक लाइट ना लू, सिर्फ व्हाइट लाइट ले लू, तो क्या रंगोली बनेगी? तो मतलब रंगोली इन द सेंस इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा? तो आप बोलोगे हाँ। अगर आप चाहे कोई सा भी लाइट ले लो, ग्रीन ले लो, रेड ले लो, मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लो, मोनोक्रोमेटिक लाइट या फिर व्हाइट लाइट ले लो, तब भी इंटरफेरेंस दिखेगा आपको। लेकिन व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7। तो सातों सातों कलर बिखर जाएंगे, जिसके चक्कर में जो अब जो पैटर्न्स बनेंगे वो कलरफुल पैटर्न्स होंगे। इतना सा आंसर है इसका कि इफ वी यूज व्हाइट लाइट इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इट विल गिव कलरफुल फ्रिंजेस और कलरफुल पैटर्न्स। आप इसको एज इट इज जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो जल्दी से। और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट कि भैया इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कौन से डेरिवेशन की बात कर रहे थे। ओ पहले न्यूमेरिकल, सॉरी पहले क्वेश्चन से जो अभी अभी आपने पढ़ा बच्चों, ये जो आपने टॉपिक पढ़ा कि कोहेरेंट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट वगैरह वगैरह, इसी पे मैंने 2 एमसीक्यू जो कि पूछे गए हैं वो यहाँ पे ला रखे हैं। फिर से इसका हम कलर चेंज करेंगे, हम बोलेंगे भैया हो जाओ ग्रीन, ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है। 2 क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। 2 लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन देयर। बताओ 2 लाइट सोर्स को, 2 बल्ब को कोहेरेंट कब कहोगे आप? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन, पहला एम्पलीट्यूड आर इक्वल एंड हैव कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड की बात की थी, याद है? वेवलेंथ आर इक्वल, इंटेंसिटी आर इक्वल, फ्रीक्वेंसी आर इक्वल एंड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। बताओ कौन सा लगाओगे? मैं जल्दी वोटिंग करो। क्या बराबर होना चाहिए? देखो ये तो बिल्कुल गलत है, एम्पलीट्यूड की बात नहीं करी थी हमने, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात की थी। हाँ वेवलेंथ बराबर होना चाहिए, इंटेंसिटी की बात हमने की नहीं थी। अब 2 सवाल फंसे आपके, ये वेवलेंथ आर इक्वल और फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल, लेकिन इसके साथ दूसरा क्वेश्चन भी है, दोनों पॉइंट मैच करने चाहिए ना। फ्रीक्वेंसी आर इक्वल एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये आंसर हो जाएगा 4th। सेम टाइप का क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इंटरफेरेंस। कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इंटरफेरेंस के लिए? ट्रू बोला गया, कई बार फॉल्स पूछ देता है, देख लेना। 2 इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट, याद रखना बिल्कुल गलत ऑप्शन है। 2 इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग, 2 अलग अलग बल्ब कभी कोहेरेंट नहीं होते हैं, रट लो दिमाग में, समझ गए? तो कभी 2 अलग अलग बल्ब लेके चलाओगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होता है, उसका भी ट्रिक यंग्स ने निकाला था, बताऊंगा आपको। देयर इज नो वायोलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाइट लाइट कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, ये भी गलत है। और the interference pattern can be obtained even if the coherent source are widely apart, बहुत ज्यादा अपार्ट कर दिया जाए तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, लैम्डा डी बाई डी। अगर बहुत ज्यादा कर दोगे तो डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा। इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर होना चाहिए बी, देयर इज नो वायोलेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी तो सबको पता है, टोटल एनर्जी कंजर्व है, कभी वायोलेशन नहीं होगा उसका। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूमेरिकल्स ऑफ YDAC। YDAC क्यों कहते हैं इसको हम? क्योंकि यंग्स नाम का एक साइंटिस्ट था, मैं इसका नाम लिख दूं जरा, यंग्स नाम का साइंटिस्ट था जिसने भाई साहब मस्त सारे काम किए थे। YDSE कहते हैं हम इस टॉपिक को। यंग्स, वाई मतलब है यंग्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग तो सबको ये पता था कि 2 अलग अलग बल्ब कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, मतलब पैटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो यंग्स ने क्या किया, पीछे एक बल्ब जलाया और आगे एक और पन्ना रखा और फिर उसके आगे एक और पन्ना रखा, पेज रखा, 2 पेजेस रखे। पहले पेज में 2 छेद कर दिए, 2 बल्ब लिए, एक ही बल्ब लिया और उसी से 2 सोर्स बना दिए। अब सिंपल सी बात है, जैसे आप पीछे बल्ब जलाओगे और 2 छेद कर दोगे तो जो रोशनी यहां से निकलेगी वो ऐसे करके डिफ्रेक्टेड होके, मतलब डाइवर्सिफाई होके निकलेगी। और ये दोनों इधर से देखोगे आप तो ऐसा लगेगा कि ये भी एक बल्ब है और ये भी एक बल्ब है, हो गया। सिंगल बल्ब को 2 बल्ब बना के कोहेरेंट बना दिया और फिर इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिल गए। जो रंगोली मिलती है, जो मैंने आपको बताई थी कि रंगोली मिलती है,
चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आपका, खुश हो जाओ खुश। ये जो रंगोली मिलती है बच्चों, इसको बार बार ऐसे ना बना के कुछ ऐसे दिखाया जाता है। जो सेंटर में मिला, जो देखो अगर चमक रहा होगा, ब्राइट होगा, तो हम ऊपर की तरफ कर देंगे। ये सारे ब्राइट है, ये ब्राइट है जो उठे हुए हैं, और ये वाले पार्ट जो गड्ढे वाले पार्ट है वो डार्क है, ठीक है। तो इनको यंग्स ने फ्रिंज कहा था, बैंड कहने की जगह सीधे सीधे कह देते ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, नहीं वो कहते ना फ्रिंज बोलो उनको, बड़ा फालतू में। कुछ साइंटिस्ट जब कुछ कर लेते तो भाई साहब अपने अपने वर्ड दे देते, आपको तो पता ही है। तो इसने बोला कि जो उठे हुए ब्राइट फ्रिंज है, चमक रहे हैं, और जो गड्ढे वैसे जैसे हैं वो डार्क फ्रिंज है। जो सेंटर में आया, जो बिल्कुल सेंटर में आया, ये इसका नाम पड़ा बच्चों सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। बीएफ मतलब है ब्राइट फ्रिंज, बॉयफ्रेंड ना हो तो है ब्राइट फ्रिंज होता है, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और दूसरा जैसे इसके बाद ये फर्स्ट जो गड्ढा है, ये वाला जो गड्ढा है, इसको आप बोलोगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फर्स्ट सेकेंडरी भी कहते हैं, आप सीधे सीधे डार्क फ्रिंज याद रखोगे। फिर ये जो आएगा इसको हम फर्स्ट ब्राइट कहेंगे, फिर ये जो आएगा उसको सेकेंड डार्क कहेंगे, फिर सेकेंड ब्राइट आएगा, ऐसे चलता रहेगा। फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, ऐसे करके इससे नीचे भी सेम पैटर्न चलता है। फर्स्ट डार्क ही कहलाएगा, ये भी फर्स्ट डार्क ही कहलाता है। फर्स्ट डार्क, ओ सॉरी ये क्या हो गया, फर्स्ट डार्क, ठीक, और ये फर्स्ट ब्राइट। इस लाइन से ऊपर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, नीचे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। तो अब आपसे सवाल क्या पूछ लेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस सेंटर वाली लाइन से कितनी दूरी पे सेकंड डार्क या फिर सेकंड ब्राइट मिल रहा है, पोजीशन, इस दूरी को हम y लिखते हैं, y2 निकालो। ब्राइट सेकंड ब्राइट कितनी दूरी पे मिल रहा है, मतलब थर्ड डार्क कितनी दूरी पे मिल रहा है, किसी का भी पूछ सकते हैं, ब्राइट और डार्क का पोजीशन पूछ सकते हैं आपसे कि इस सेंटर वाली लाइन से कितनी दूरी पे पहला ब्राइट, कितनी दूरी पे दूसरा डार्क, ऐसे करके कुछ भी किसी का भी पोजीशन पूछ सकते हैं। दूसरा वो पूछ सकते हैं सवाल, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल आएगा कि बताओ एक ब्राइट कितनी दूरी में फैला है, ये डिस्टेंस बताओ। इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ, बीटा से डिनोट करते हैं, और बच्चों इसको कहते हैं हम फ्रिंज विड्थ। देखा पूरा चैप्टर आप इजीली इसी वीडियो, सिंगल वीडियो से कवर कर सकते हो। ऐसे करके मैं हर एक चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, बिल्कुल चिंता नहीं करना। बस सारे जितने भी इस सीरीज में वीडियो आए वो देखते रहना, और अपने एक दोस्त को शेयर कर देना जिसका, जो आपकी तरह डर रहा हो, घबरा रहा हो, है ना, बेचारे उसके भी नंबर आएंगे तो उसके भी बैंड बच जाएगी, तो सीरीज जरूर भेज देना उसको, ठीक है। तो उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं, ठीक है, एक फ्रिंज, एक ब्राइट, और याद रखना जितनी दूरी में एक ब्राइट फैलता है उतनी दूरी में एक डार्क फैलता है, मतलब डिस्टेंस ऑफ अ ब्राइट और डिस्टेंस ऑफ अ डार्क बराबर होते हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर में फैला है तो ये भी 10 सेंटीमीटर में, ब्राइट और डार्क बराबर इक्वल डिस्टेंस में फैले होते हैं, तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। और बाकी जो 3 सवाल है क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा ही, आज जो समझाता हूं, तो इन सबके हैं फॉर्मूले बच्चों, कि ब्राइट, अगर ब्राइट का पोजीशन पूछ लिया मैंने तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, ये रहा, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए अब मैंने y nth लिखा है, y मतलब है डिस्टेंस, और nth मतलब किसी का भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी चलेगा। तो y nth का फॉर्मूला होता है बच्चों n लैम्डा डी बाई डी, इजीली याद कर लो, n लैम्डा डी बाई डी। n मतलब किस नंबर की बात की थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस ब्राइट की बात कर रहे हो, तो बोले फोर्थ ब्राइट तो n की वैल्यू 4, सेकंड ब्राइट तो n की वैल्यू सेकंड, और लैम्डा मतलब है वेवलेंथ, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। कैपिटल D मतलब होता है बच्चों कि ये जो 2 ओपनिंग थी ना उसको स्लिट्स कहते हैं, स्लिट्स। तो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है इसको D कहते हैं, कैपिटल D। और 2 स्लिट के बीच की जो दूरी है उसको स्मॉल d। याद कैसे करोगे, अभी क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, एक ही क्वेश्चन कराते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आप तुरंत चुटकी में सारे आंसर कर दोगे। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, पोजीशन ऑफ ब्राइट, यानी कि ब्राइट कितनी दूरी पे मिलेंगे, तो n लैम्डा डी बाई डी की दूरी पे। डार्क कितनी दूरी पे मिलेंगे, तो 2n - 1 लैम्डा डी बाई 2d की दूरी पे। तो इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सिखाऊंगा, बस आपका काम है फॉर्मूला याद होना। और फ्रिंज विड्थ मतलब एक फ्रिंज कितनी दूरी में फैले हुए हैं, उसका फॉर्मूला था लैम्डा डी बाई डी, बीटा का फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले हैं बस, इससे ज्यादा ना तो कोई फॉर्मूले है ना ही कुछ। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन में मैं आपको इजीली इसी फॉर्मूले से बताता हूं। देखो आज मूव, चाहो तो कोई स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से नोट्स बना लो भाई, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो। कल के लिए मत टालना कि पहले पूरा वीडियो देख लेता हूं या फिर देख लेती हूं फिर बनाऊंगी नोट्स, फिर तो बच्चों हो ही गया। आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा इसी बात पे, नेक्स्ट वीडियो में कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। आओ तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन पे।
अपने पास अपने पास क्वेश्चन पे जो कि है पहला क्वेश्चन बाई डीएसी में, मैं आपको फॉर्मूले लिख दे रहा हूं साइड में, ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये फॉर्मूले। मैं आज जल्दी जल्दी लिख देता हूं फॉर्मूले, सीधे सीधे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, गिवन लिखो अपने आप आंसर निकल जाते हैं इन सबके। ब्राइट के लिए फॉर्मूला होता है एन लैम्डा डी बाई डी, और डार्क के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों 2n-1 लैम्डा डी बाई डी। देखो 2d, कुछ टीचरों ने इसको 2n+1 भी लिखवाया होगा, अगर आपके टीचर ने 2n+1 लिखवाया तो घबराना मत, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं 2n-1 यूज करो, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 ले सकते हो, वरना 2n+1 वाले में क्या होता है, n की वैल्यू 0 से लेनी पड़ती है, मतलब ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है वो 2n+1 वाला, क्योंकि अगर मैं कहूंगा थर्ड डार्क तो आप 3-1 2 लोगे वहां पे, तो ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग होता है, सीधे सीधे माइनस यूज करो भाई। मैं बोलूं थर्ड डार्क n की वैल्यू 3 पुट कर दो, मैं बोलूं सेवंथ डार्क n की वैल्यू 7 पुट कर दो, माइनस करने वाला सिस्टम मत रखना, फॉर्मूला याद रखो सीधे सीधे 2n-1 2 लैम्डा डी बाई डी, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, सटीक फॉर्मूला है, आपको सीधे सीधे आंसर निकाल के देगा, हमेशा 100% सही आंसर निकाल के देगा। जितने फॉर्मूले बताऊंगा ना, ये मान लो कि आप पूरा फिजिक्स को समराइज करके निचोड़, मतलब जो टू द पॉइंट कम से कम बच्चों को याद होना चाहिए वो बता रहा हूं मैं। आओ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब गिवन लिखेंगे हम सीधे सीधे, कोशिश करा करो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते समय गिवन लिख दो, क्योंकि गिवन के भी बोर्ड में मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क तो आपने क्वेश्चन पढ़ के 2-4 लाइन लिख दी उसी के मिल जाएंगे, 1 नंबर फॉर्मूले के होते हैं, बाकी 1.5 मार्क्स होते हैं पूरे सॉल्यूशन के। क्वेश्चन कह रहा है इन बाई डीएसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऐसे लिख देते वो क्वेश्चन में भी बाई डीएसी, ये दे रखा है इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस। अब ये क्या है, जो ऐसा नंबर होता है ना एंगस्ट्रॉम में या फिर नैनोमीटर में, दो ही हो सकता है, 6000 एंगस्ट्रॉम या फिर 8000 एंगस्ट्रॉम या फिर 200 नैनोमीटर, ऐसे करके जो चीजें होती हैं वो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, तो आप लैम्डा लिख दोगे, मैंने लैम्डा का सिंबल गलत बना दो, रुक जाओ, लैम्डा इज इक्वल टू में 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब होता है बच्चों 10 की पावर -10, एंगस्ट्रॉम बोले तो 10 की पावर -10 मीटर, और नैनो तो -9, ऐसे करके, है ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है is to obtain interference pattern on a screen at a distance of 2 मीटर, जहां बोले स्क्रीन तो कैपिटल डी, और जहां बोले स्लिट तो स्मॉल डी। ये ट्रिक्स होते हैं कि स्क्रीन बोल दिया और स्क्रीन के आगे डिस्टेंस है तो कैपिटल डी है, और स्लिट बोल दिया और उसके आगे डिस्टेंस दे दिया तो स्मॉल डी है, सिंपल से बात, जो छोटा होगा वो स्मॉल डी है, जो बड़ा होगा वो कैपिटल डी। एक दे रखा 2 मीटर, और उससे पहले स्क्रीन की बात कर रहे थे वो कहीं पे, तो ये कौन है 2 मीटर, कौन है कैपिटल डी, 2 मीटर। आगे आ जाओ फ्रॉम द स्लिट, अब देखो स्लिट कह दिया, स्लिट ऑफ स्लिट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, जहां स्लिट स्लिट आ जाए वहीं समझ जाना 4 सेंटीमीटर मिली, ओ 4 मिलीमीटर है, मिलीमीटर, mm है mm, देख रहे हो, मिलीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आ जाएगा। अब ये रहे वैल्यूज, अब क्वेश्चन पूछ लो क्या कहना चाह रहे। क्वेश्चन कह रहा है पहला पोजीशन ऑफ फोर्थ डार्क निकालो, सॉरी फोर्थ ब्राइट निकालो, निकाल देंगे, ब्राइट का फॉर्मूला वो रहा भाई, मैं नहीं करूंगा सॉल्व भाई, मैं बस क्वेश्चन रीड कर रहा था आपके लिए, सॉल्व करके आंसर आप ही कमेंट करोगे, और जिस बच्चे ने पूरे वीडियो में सारे आंसर सही दिए, नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट अप्रिशिएटेड बाय योर नेम, पक्का अपने नाम से करना भाई। पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, जो बच्चा पूरे आंसर सही निकालेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में उसके नाम से अप्रिशिएट करूंगा कि हाँ ये बच्चा बहुत मेहनती है, मजा आएगा भाई साहब। देखो पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट कहा गया है, अब फोर्थ मतलब एन दे रखा है, जैसे इसमें थर्ड डार्क का है तो एन 3 दे रखा है ना, तो एक बार आ जाओ ब्राइट का फॉर्मूला लगा दो, ब्राइट वाला, ब्राइट का फॉर्मूला वो रहा एन लैम्डा डी बाई डी, एन लैम्डा डी बाई डी, वैल्यूज पुट कर दो, एन की जगह में 4, लैम्डा की जगह में ये पूरा 6000 into 10 की पावर -10, डी कैपिटल डी कितना था 2, और डिवाइडेड बाय स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी इज 4 into 10 की पावर -3, काट पीट के आंसर निकाल के सॉल्व कर दो, देखिए रहा 4 से 4 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y जो आएगा बच्चों 6 दूनी 12000, और ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो -7 बचेगा, राइट, 10 की पावर -7 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसी को 1 2 3 और जीरो कम कर सकते हैं ना, इसमें से 3 जीरो कम कर देंगे तो कितना बचेगा 4, और एक और कर दो तो 1.2 into 10 की पावर -3 मीटर भी लिखा जा सकता है, और इसी को 1.2 मिलीमीटर भी लिखा जा सकता है,
ये मीटर में था, वो मिलीमीटर। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा, कोई नहीं काटेगा। और अगर आपको कन्वर्जन आता है तो मैं कहूंगा कि ऐसे करके कन्वर्ट कर देना है। 1.2 मिलीमीटर, इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे करके डार्क का फॉर्मूला यूज करो, सेकंड पार्ट सॉल्व करो और सेकंड पार्ट डार्क का आंसर खुद ही निकालोगे। एन की वैल्यू 3 दे रखी है उसमें, डार्क का फॉर्मूला ये रहा, 2 इंटू में 3 करना, -1 मैं लिख ही देता हूं, करूंगा नहीं। 2 एन की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू में 3 6 -1 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और लेमडा की जगह लेमडा की वैल्यू पुट कर देना डी, और नीचे में भी 2 स्मॉल डी है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना स्मॉल डी से। सॉल्व करो, कमेंट करो, आंसर बताओ जल्दी से। अब इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। देखो आप बहुत देर से वीडियो देख रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, तो चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेना और जहां तक आपने देखा है उसके जस्ट आगे से देखना स्टार्ट कर देना। चाहो मतलब आज आपने सोच लिया कि इतना हो गया, तो जब भी आप शाम में या फिर सुबह करो तो यहीं से देखना स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चैप्टर को आप अगर 2 बार में भी देखते हो ना, 2 इंटरवल, तो भी आराम से आपको याद रहेगा। अगर लग रहा है सर हैवी हो रहा हो तो बिल्कुल इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो, रेस्ट लो, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद दोबारा यहीं से देख के जल्दी से आज ही एक ही दिन में कंप्लीट कर लेना भाई। ये नहीं कि आप 3-4 दिन लगा रहे हैं चैप्टर में। ये रहा क्वेश्चन, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्वेश्चन मैंने बदला है। आ जाओ, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, गिवन। क्वेश्चन नंबर 2 इन YDSC वेवलेंथ दे दिया इस बार, देखो इस बार दे दिया मैंने जानबूझ के नैनोमीटर में, ताकि आपको याद रहे। नैनो NM मतलब होता है 10 के पावर बच्चों -9 मीटर, एंगस्ट्रॉम हो तो -10 और नैनो हो तो -9। आगे बढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन में ढूंढो क्या क्या दे रखा है। स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, कैपिटल डी 3 मीटर है, और जहां स्लिट बोल दे, स्लिट डिस्टेंस 60 mm दे रखा है मैंने, स्मॉल डी इज, स्मॉल डी है, स्मॉल डी 60 mm, mm को कैसे कन्वर्ट करते बताओ, 10 की पावर -3 से, तो मल्टीप्लाई करके मीटर में आ जाएगा ये। फिर अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट, आप आराम से निकाल दोगे भाई, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना। थर्ड ब्राइट बोला सीधे सीधे, तो ब्राइट वाला फॉर्मूला लगा दो, ब्राइट वाला, और आंसर निकाल के कमेंट करो। सही से कमेंट करना कि इंटरफेरेंस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का आंसर ये, इंटरफेरेंस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर ऐसे करके, ठीक है। वाई, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा ना कि सही है कि गलत, सही से कमेंट करना बच्चों। पोजीशन ऑफ थर्ड तो n लैम्डा डी बाई डी लगा दो, n की वैल्यू 3 रखना, बाकी सब वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दो। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट एंड सेकंड डार्क। अब ये क्वेश्चन है, तो अब आपको कह रहा है कि ना ना हमें पोजीशन वोजीशन मत बताओ, फोर्थ ब्राइट और सेकंड डार्क की बीच की दूरी बताओ, फोर्थ ब्राइट और सेकंड डार्क की बीच की दूरी। तो आप क्या करोगे, पहले ये निकालने के लिए, ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये x है, फोर्थ ब्राइट और सेकंड डार्क के बीच की दूरी कितनी है x, तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे, y4 ऑफ ब्राइट, ये किसका है, ब्राइट का, ब्राइट पहले ब्राइट वाला फॉर्मूला लिखाना, n की वैल्यू 4 पुट करना, सारे वैल्यू पुट करके y4 निकाल लेना, माइनस करोगे सेकंड डार्क, अब डार्क वाला फॉर्मूला लगाना, सेम फॉर्मूला मत लगा देना, डार्क वाला फॉर्मूला लगाना, y2 निकालना, n की वैल्यू 2 लेना वहां पे, किसके लिए, डार्क के लिए, और फिर माइनस कर देना, अपने आप आंसर निकल जाएगा, दोनों के बीच की दूरी। तो इसका आंसर आप कमेंट करोगे और प्रैक्टिस करोगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप क्या कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, फॉर्मुलेज बता सकता हूँ, है ना, आपकी न्यूमेरिकल में हेल्प कर सकता हूँ। जितना प्रैक्टिस करोगे, अब इनके आंसर आप निकाल रहे हो, मैं आपको डे बाय डे, डेली बेस पे रिप्लाई करूंगा। आप जिस भी दिन इसको पढ़ रहे हो, आप इस पे कमेंट करो, मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, मैंने कह रखा है या तो मैं रिप्लाई करूंगा या फिर जो भी टीम मेंबर बैठा होगा वो पक्का आपको रिप्लाई करेगा कि हाँ ये आंसर सही है, या फिर अगर गलत हुआ तो सही आंसर क्या है वो भी हम आपको बता देंगे हर एक कमेंट में, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इजी सा क्वेश्चन है, सेम टाइप का पैटर्न लिया मैंने आपको ताकि जल्दी जल्दी समझ में आए। गिवन, अब तो देख के बता दोगे कि वेवलेंथ कितना है, 8000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है भाई, वगैरह वगैरह सब कुछ इंग्लिश लिखा होगा, बिल्कुल घबराना नहीं। ढूंढो, 2 मीटर दे रखा है कैपिटल डी, ये रहा कैपिटल डी इज 2 मीटर और स्मॉल डी देखते पता चल जाएगा कहीं ना कहीं होगा 4 mm, 4 mm को कन्वर्ट कर दो 4 × 10 की पावर -3 से मीटर में आ जाएगा, है ना। उसके बाद अब क्या पूछा गया, बस क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाएंगे, क्वेश्चन मजेदार पूछे जाते हैं भाई इसमें, जैसे जैसे मतलब क्वेश्चन में शिफ्ट कर रहा हूँ, मैक्सिमम क्या क्या पूछा, जैसे मैं पहले क्वेश्चन में सिर्फ ब्राइट और डार्क की पोजीशन पूछी आपसे,
वो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना बता दिया आपको। दूसरे क्वेश्चन में फोर्थ ब्राइट सेकंड डार्क की दूरी, तो उसमें माइनस करना पड़ता है, आपको ये बताया मैंने, है ना। तीसरा, अब तीसरे में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट, या आप पहले पार्ट हंसते खेलते निकाल दो, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना, फिर से वही ब्राइट वाला फॉर्मूला लगाना, एन लैम्डा डी बाई डी, और एन की वैल्यू 2 रख के सॉल्व कर देना, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में आप देखो, पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में कितना सा अंतर है। पहले में कह रहा है सिर्फ पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट निकालो, और दूसरे में कह रहा है कि एंगुलर पोजीशन निकालो। अब बच्चे इसको मतलब सेम मान लेते हैं, भाई अलग चीजें हैं। पोजीशन मतलब डिस्टेंस होता है, और एंगुलर पोजीशन मतलब एंगल होता है, एंगल। एंगल बताओ, तो अब एंगल के फॉर्मूले तो पता ही नहीं है, वो कैसे करो। बहुत इजी फॉर्मूला है यार, y की जगह में थीटा लिख देना बस, फॉर्मूला सेम है, एन लैम्डा, बस कैपिटल डी हटा देना, जहां आप कैपिटल डी हटा दोगे तो वो एंगल बन जाता है, और कैपिटल डी लगा दोगे तो डिस्टेंस बन जाता है। बताओ इससे आसान कैसे बताऊंगा, है कोई जो बता सकता है इससे आसान चीज, बताओ। कैपिटल डी लगा दिया, पोजीशन निकलेगा, कैपिटल डी हटा दिया फॉर्मूले में से, एंगुलर पोजीशन निकलेगा। सेम चीज डार्क के लिए भी, उसमें भी कैपिटल डी हटाओ तो एंगुलर पोजीशन, और लगा दो तो पोजीशन। इजी ना, सॉल्व करके आंसर बताओगे, ठीक है। और लास्ट फ्रिंज विड्थ बताओ। फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा होता है, और बीटा का भी फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था, जो अगर आपने नोट बनाए हैं तो आपने लिखे होंगे। लैम्डा डी बाई डी होता है फॉर्मूला, कोई एन वन नहीं आता इसमें, एन वन नहीं आता, सिर्फ लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, पुट करो, सॉल्व करो, तीनों का आंसर कमेंट करो। आप ऐसे कमेंट करना कि इंटरफेरेंस क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का ये आंसर, पार्ट 2 का ये आंसर, पार्ट 3 का ये आंसर, सॉल्व करो, मजा आ जाएगा। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कर लेना भाई, फिर कमेंट करके फिर अगले क्वेश्चन पे आना। लास्ट क्वेश्चन है ये इंटरफेरेंस का, लास्ट, और तभी इंटरफेरेंस को इंपॉर्टेंट कहा जाता है। जो ये लास्ट सबसे बुरा न्यूमेरिकल बनाना होगा तो इस टाइप का बनाएगा, जो कि मैं आपको चुटकियों में समझा दूंगा। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, दो पार्ट है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कहता है इन वाईडीएसई फ्रिंज विड्थ ऑफ इतना, तो फ्रिंज विड्थ मतलब होता है बीटा, अपने दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए, फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा। तो फ्रिंज विड्थ बेटा कोई नहीं बोलेगा, बीटा हो तो बीटा। भाई साहब लड़के खुराफाती होते हैं, उनको बस वर्ड चाहिए होता है ना। तो फ्रिंज विड्थ मतलब क्या होता है, बीटा। बीटा इज इक्वल टू कितना है, 8.2 mm इज ऑब्टेन व्हेन वी यूज्ड लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 nm। वो कहता है कि जब हमने 400 नैनोमीटर वाली लाइट यूज करी तो फ्रिंज विड्थ 8.2 आया। देन फाइंड फ्रिंज विड्थ विद द सेम सेटअप, सेटअप सबको सेम है, ऑफ द टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 1200 nm। तो जब 400 यूज किया तो 8.2 आ रहा है, तो बताओ अगर मैं उसको हटा दूं और 1200 वाली यूज कर लूं तो कितनी आएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। मैं आपको कहूं तो सीधे सीधे आप लिखना बीटा 1, बीटा 1 कितना है 8.2 mm, बीटा 2 हमको निकालना है, लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 बीटा 1 वाला 400 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 मीटर, सॉल्व कर देना भाई। लैम्डा 2 भी दे रखा है 1200 1200 into 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे भैया, गिवन तो लिख दिया आपने, बीटा का फॉर्मूला पकड़ो। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी, सीधे सीधे, है ना। फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, बीटा का फॉर्मूला इज लैम्डा डी बाई डी। अब ये देखो बीटा और लैम्डा कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली, है ना। लैम्डा बढ़ेगा बीटा बढ़ेगा, लैम्डा घटेगा बीटा घटेगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप यहाँ पे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख देना, वरना सीधे सीधे यूज कर लेना। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इट मींस मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ बीटा 1 अपॉन में बीटा 2 इज इक्वल टू में लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2। यहां से बनाया फॉर्मूला, इन सभी वैल्यूज को पुट किया, देखो बीटा 1 आपको पता है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 पता है, बीटा 2 निकालना है, सॉल्व करके आंसर इजी सा, है ना। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है ये नीट में पूछा गया था, जो नीचे वाला पार्ट है। अब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मैं इसको ऊपर मूव कर देता हूं, अब यहां से आप कर लोगे। व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, बताओ फ्रिंज विड्थ यानी कि बीटा क्या होगा, सेकंड पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बीटा क्या होगा इन फर्स्ट केस, पहले केस में ही, अरे पहले केस में तो 8.2 आ रहा था। व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इन फर्स्ट केस इफ द होल apparatus, अच्छा होल apparatus is होगा, ये is whole apparatus is immersed in water of refractive index 4/3 RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब ये चैप्टर नंबर 9 से करेक्ट कर दिया ना, रे ऑप्टिक्स से।
रे ऑप्टिक्स। और जिस बच्चे ने मान लो कि हमारी वीडियो नहीं देखी, उसने सबके क्वेश्चन सुने होंगे तो ठीक है, नहीं सुने होंगे फिर गया उसका, तो सजेस्ट कर दो सबको, सबको भेज दो। अब कैसे करेंगे इसको, कि उन्होंने बोल दिया कि जो फर्स्ट केस आप कह रहे थे जिसमें आपने वेवलेंथ 400 लिया था, 400 नैनोमीटर, और जिसमें आपका 8.2 आ रहा था, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को, जिसमें मैं ये फ्रिंज विड्थ निकाल रहा हूं पूरा 2 छेद वाला बल्ब, इस पूरे को अगर मैं वाटर में डाल दूं, पानी में डाल दूं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, क्या वो 8.2 ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा तो कितना। तो इस टाइप से सवाल पूछा गया है, तो आपको कुछ भी आंसर लिखना है। तो आप क्या बोलोगे, देखो बीटा का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी होता है, बहुत बार बता चुका हूं आपको, अब आपको याद भी हो गया ये, है ना, लैम्डा डी बाई डी। अब होगा क्या कि जब वो पूरा सिस्टम बच्चों एयर में था, मान लो ये रहा बल्ब, ऐसे करके यहां से निकला, यहां से निकला, यहाँ पे रंगोली बन रही है, ऐसे करके है ना, तो जब ये सिस्टम एयर में था तब वेवलेंथ लैम्डा थी, लेकिन जैसे ही इसको अब आप पानी में डाल दोगे, ये मान लो वाटर में डाल दिया आपने इसको, तो वाटर में डालते ही वेवलेंथ चेंज हो जाती है। चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है ये। तो जो नया वेवलेंथ होगा, इसको मैं लैम्डा फाइनल कह देता हूं, लैम्डा फाइनल, वो लैम्डा इनिशियल अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला आपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा। इससे पहले आप लैम्डा फाइनल निकालोगे और फिर बताओगे कि बढ़ा कि घटा। तो अब है बच्चों लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है डिफ्रैक्शन। मुबारक हो, आपने पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले आपने पढ़ा वेव फ्रंट, जो कि इजी सा डेफिनेशन था, फिर आपने पढ़ा हाइजीन प्रिंसिपल, फिर आपने पढ़ा सुपरपोजिशन और उसके न्यूमेरिकल्स, इंटरफेरेंस, न्यूमेरिकल्स, डिफ्रैक्शन समझना है, फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल, बस आराम से आ जाएगा। देखो, तो टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मतलब होता है, मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे, देखो एग्जांपल के लिए मान लो ये एक छोटा सा हमारे पास वॉल था, दीवार, ये वाला जो है वो वॉल है, ऐसे करके ये वॉल है, ठीक, और ये भी वॉल है, और वॉल में आपने छोटी सी ओपनिंग करके छेद कर रखा है, ऐसे करके होल कर रखा है, और पीछे से आपने टॉर्च ऑन किया। टॉर्च ऑन किया तो हमें पता है लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन करता है। तो ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए और ये वाला पूरा हिस्सा चमकना चाहिए, इल्यूमिनेट होना चाहिए, राइट, और इस वाले हिस्से में शैडो होना चाहिए, इस वाले हिस्से में भी शैडो होना चाहिए, परछाई होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये फिनोमेना चेंज हो जाता है। होता क्या है कि लाइट बदतमीज जैसे ही नैरो स्लिट मतलब छोटी सी ओपनिंग, इस ओपनिंग के दीवालों से टकराता है, ये बेंड हो जाता है इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, जहां पे ज्योमेट्रिकली शैडो होना चाहिए था। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। मतलब समझना था कि डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है। डिफ्रैक्शन मतलब होता है कि लाइट बेंड हो जाएगी। इसको देखने के लिए अब हम क्लास में होते अगर आप, तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, कराते हैं बच्चों को, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। कोई से भी 2 उंगली पकड़ो जिसके बीच में थोड़ा सा गैप हो, और आपके घर में जो भी ट्यूबलाइट या फिर बल्ब जो भी हो, उसको देखने की कोशिश करो ऐसे करके। जब आप देखोगे पतले से छेद में से जब रोशनी निकलेगी, तो दोनों उंगलियों के रोशनी ऐसे तितर बितर हो रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं तो ऐसे करके मान लो ये आपकी पहली उंगली है और इसी के आगे आपकी दूसरी उंगली ऐसे करके ले लिया हमने, ठीक, और यहां से जब रोशनी निकलेगी तो रोशनी ऊपर की तरफ ऐसे करके स्कैटर हो रही होगी, नीचे की तरफ भी स्कैटर हो रही होगी, जिसको इसको हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट जो है वो स्कैटर हो गई ऐसे करके ऊपर नीचे की तरफ। तो इसी इंग्लिश में लिखा हुआ है बेंडिंग ऑफ लाइट इन ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन आफ्टर पासिंग थ्रू अ नैरो स्लिट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डेफिनेशन समझा दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखो अब मैं आपको एक मेन डिफरेंस बताता हूं। इंटरफेरेंस में जब मैंने यही पैटर्न्स बनाए थे तो सबकी इंटेंसिटी सेम दिखाई थी, मतलब आप देख के पता कर सकते हो ऐसे करके, अगर सबकी इंटेंसिटी सेम है, सब बराबर बराबर पीक पे आ रहे हैं, तो वो इंटरफेरेंस है। डिफ्रैक्शन में सेंटर वाला बड़ा सा बनता है और फिर इंटेंसिटी घटती है, मतलब बीच में ब्राइट वाला चमकेगा, बाकी सारे कम 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 कम, डिम खत्म। समझ में आए? कुछ ट्रिक होते हैं जिसको देख के आप पता चल सकते हो कि किसके फॉर्मूले लगाने, इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन के। देखो अब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन में। 2 मेन डिफरेंस होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। मैं कहीं लिख दूं, नोट कर लेना, यहां पे लिख रहा हूं, आई मतलब इंटरफेरेंस है, डी मतलब डिफ्रैक्शन है। 2 मेन डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, मैं ऐसे करके टेबल टाइप बना दे रहा हूं। पहली बात तो इंटेंसिटी सेम रहेगी, अगर इंटेंसिटी ऐसे करके सेम 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 बने तो समझ जाना इंटरफेरेंस है। डिफ्रैक्शन में क्या होगा कि पहली वाली बड़ी होगी, फिर छोटी ऐसे करके चलेगी। समझ रहे हो? दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें डबल स्लिट होते हैं, 2 स्लिट्स होती हैं, 2
होल्स होते हैं, 2 स्लिट्स, और इसमें सिंगल स्लिट होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग नहीं होती। अब इस डिस्टेंस को अगेन हम कैपिटल डी कहेंगे और इस डिस्टेंस को बच्चों हम स्मॉल ए कहेंगे। डी नहीं कहते इस बार, स्मॉल ए, डिफ्रैक्शन में स्मॉल ए कहते हैं। स्मॉल ए मतलब देखो क्या था, अगर आप इंटरफेरेंस देखो तो इंटरफेरेंस में 2 होल्स की बीच की दूरी को डी कहते थे। अब यहां पे होल ही एक है, तो एक होल कितनी दूरी में फैला है उसको ए कह रहे हैं। क्या डिफरेंस समझ में, अंतर समझ में? एक होल की ओपनिंग कितना वाइड है वो होल, तो उस होल, इस ओपनिंग की विड्थ को हम ए कह रहे हैं और 2 होल के बीच की दूरी को डी कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन में डी होता ही नहीं बच्चों, सिर्फ ए होता है। ठीक है, आ जाओ। अब आपने पीछे से बल्ब जलाया, जो सेंटर में मिला इसका नाम होता है बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा। इसका नाम क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहां पे मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये कहलाएगा फर्स्ट मिनिमा, कुछ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा भी कहते हैं और इसको फर्स्ट मिनिमा भी कह सकते हो। फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका इंटरफेरेंस था। फिर ये सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, थर्ड, और सेम चीज ऊपर भी, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेम पैटर्न चलेगा। बस ये मेजर 2 डिफरेंस थे, इंटेंसिटी सेम रहता है, इंटेंसिटी कम होता है, 2 स्लिट थे 1 स्लिट है, बस इतना सा अंतर होता है। अब फॉर्मूले बदल जाते हैं। फॉर्मूले कैसे बदलेंगे कि जैसे डिफ्रैक्शन में आप पोजीशन निकालते थे कि कितनी दूरी पे पहला ब्राइट, कितनी दूरी पे दूसरा ब्राइट, डिस्टेंस निकालते थे कि इस सेंटर वाले लाइन से कितनी दूरी पे, तो डिफ्रैक्शन कहता है ना, हमको दूरी ना बताओ, हमको एंगल बताओ कि कितने एंगल पे फर्स्ट ब्राइट मिल रहा है, ये θ1 निकालो, कितने एंगल पे सेकंड ब्राइट निकल रहा है, ये θ2 निकालो। तो एंगल का खेल आ गया इस बार बस। तो सबको मैंने आपको लास्ट, अगर आपने सारे न्यूमेरिकल्स देखे तो मैंने आपको बताया था कि एंगल पूछे तो कैपिटल डी हटा दो और पोजीशन पूछे तो लगा दो। अगर आपसे बहुत सिंपल ट्रिक है, सदाबहार ट्रिक भाई, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, मैं सच्ची बता रहा हूं। अगर y पूछे तो फॉर्मूले में d आएगा और थीटा पूछे तो d नहीं आएगा, इतना सा अंतर है। कैपिटल D हटेगा तो एंगल बन जाएगा, कैपिटल D रहेगा तो डिस्टेंस बन जाएगा। अब देखो सारे फॉर्मूले जो लिखे इसमें एक में भी कैपिटल D नहीं होगा, ये वाला जो दूरी है वो हो गई नहीं, क्योंकि ये सारे क्या है एंगल। अब एंगल किसका? मैक्सिमा का पूछे तो फॉर्मूला है 2n+1 लैम्डा बाई 2a, जो वहां पे ब्राइट में था वैसे ही मिलता जुलता इसमें मिनिमम होता है, और जो वहां पे मिनिमम में था 2n-1 तो यहाँ पे 2n+1 होता है। बच्चों मैं सबसे कहूंगा कि इन फॉर्मूलेस को एक पेज पे लिख के 2-3 दिन तक लगातार 1-2 बार लिख लिख के देख लेना, ताकि आपको हमेशा याद हो जाए, कंफ्यूज ना होगा। तो फॉर्मूला क्या है मैक्सिमा के लिए? मैक्सिमा, ये जो मैक्सिमास है उनका फॉर्मूला होता है बच्चों 2n+1 लैम्डा बाई 2a, d नहीं होगा, और मिनिमा के लिए n लैम्डा बाई a, सिंपल सा फॉर्मूला। लास्ट एक कई बार फ्रेक्शनल डिस्टेंस पूछा जाता है। फ्रेक्शनल डिस्टेंस, अगर मैं हिंदी, वैसे फ्रेक्शनल डिस्टेंस का एक अलग ही डेफिनेशन है जो कि आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये आएगा एमसीक्यू में 1 मार्क्स बस, कि चूज करो कौन सा फॉर्मूला सही है, या फिर ए और लैम्डा देके बोलेंगे फ्रेक्शनल डिस्टेंस बता दो, तो सीधे सीधे सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, और एक चीज मैं और आपको बताऊंगा जो लास्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई बार पूछते हैं कि बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी दूरी में फैला है। सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये कितने एंगल में फैला है, तो मैं आपको यहाँ कहीं बता देता हूँ या फिर नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ जगह नहीं मिल रही मेरे को भाई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इस फॉर्मूले को लिखो। यही फॉर्मूले हैं, इनके डेरिवेशंस आने के चांसेस ना के बराबर है, 0 चांसेस है कि डेफिनेशन है, मतलब डेरिवेशन आएंगे इनके। आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। 3 नंबर में न्यूमेरिकल पेपर, इस साल भी न्यूमेरिकल बनने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपके न्यूमेरिकल पे हाथ स्ट्रॉन्ग है, आप इजिली नंबर गोल कर लो, बहुत इजिली, क्योंकि सिंपल सी बात है, पैटर्न ही बोर्ड का ऐसा बनाया जा रहा है कि वो बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करना चाहते हैं। अब जैसे ये जो मैंने आपको बताया, ये जो फॉर्मुलेज है, इसी पे मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ कि कैसे इसको आप अप्लाई करोगे। ठीक है, आ जाओ। फिर मैं आपको सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में फॉर्मूला बता दूंगा, क्वेश्चन आएगा भी सेंट्रल मैक्सिमा का, वही बता दूंगा आपको मैं। तो बच्चों को क्वेश्चन कहना चाह रहे हो कि भाई गिवन लिखना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन देखो और गिवन लिखना स्टार्ट कर दिया करो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्क्रीन इज 2 मीटर अवे। जहां मैंने आपको बोल रखा है कि जहां स्क्रीन बोले, जहां उसने कह दिया कि भैया स्क्रीन चल रहा है, जहां स्क्रीन कह दे वही समझ जाना कैपिटल डी है। तो स्क्रीन इज कैपिटल डी दिया है 2 मीटर, इज अवे फ्रॉम द लेंस ऑब्टेनिंग वगैरह वगैरह, पूरी इंग्लिश पढ़ लो, बस वैल्यूज लिखना है। ऑफ अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द स्लिट विड्थ
स्लिट विड्थ फॉर द फर्स्ट मिनिमा लाइज, देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द स्लिट विड्थ, स्लिट की विड्थ, स्लिट की ओपनिंग कितनी होगी, यानी कि ए आपसे पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि क्या पूछा गया है और क्या नहीं, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि बच्चों ए पूछा गया है, उसके लिए दे क्या रखा है, वो कह रहा है फर्स्ट मिनिमा, पहला मिनिमा 5 mm पे मिल रहा है, 5 mm, अब mm है, थीटा नहीं है, y दे रखा है इसमें जानबूझ के, y ऑफ फर्स्ट है ना, फर्स्ट मिनिमा, y1 कह दूंगा इसको मैं, y1 ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज 5 mm, ठीक है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, वेवलेंथ दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 4000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। पहला क्वेश्चन ही कैपिटल डी का फंसा दिया उन्होंने, है? फिर बोला कि बताओ ए कितना होगा, बहुत सिंपल सा है, अगर आप ब्राइट उसमें मत चले जाना, इंटरफेरेंस पे मत चले जाना, इंटरफेरेंस पे कौन जाएगा भाई, मैक्सिमा यहाँ जो मैक्सिमा नहीं मिनिमा की बात कर रहे थे लोग, फर्स्ट मिनिमा बोला था, मिनिमम फॉर्मूला क्या होता है, एन लेमडा बाई ए, एन लेमडा बाई ए। आ जाओ, आप लिखोगे कि हमें पता है कि थीटा, थीटा का फॉर्मूला मिनिमा है ना, मिनिमा देखो मिनिमा, ये है मिनिमा, है ना, तो मिनिमा के लिए जो फॉर्मूला है, मैं इसको मिनिमा के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो थीटा फॉर्मूला होता है एन लेमडा बाई ए। अब थीटा का फॉर्मूला एन लेमडा बाई ए, मैंने न्यूमेरिकल में बताया था कि कैपिटल डी लगा दोगे तो वाई बन जाएगा, एन लेमडा डी बाई ए लिखोगे तो ये वाई बन जाएगा, यानी कि डिस्टेंस। अब आपको वाई दे रखा है 5 mm, कन्वर्ट करके लिखना भाई, सीधे सीधे पुट मत कर देना, 10 की पावर -3 मीटर। तो वाई की वैल्यू ये रखना, एन की वैल्यू, एन कितना रखोगे 1, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा था वो, एन की वैल्यू 1, लेमडा की वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू पुट करो, ए निकाल दो। इजी सा सवाल, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा भाई, आप ही करोगे। चलो कर देता हूं, एक क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है। y इज इक्वल टू में n की वैल्यू कितनी है, मुझे देखो मैं सीधे सीधे आपकी जगह होता ना, मैं पहले फॉर्मूला सॉल्व कर लेता हूं यहीं से, मुझे a निकालना है तो मैं a को ऊपर लेके जाऊंगा, y को नीचे लेके आऊंगा, a इज इक्वल टू में n लेमडा बाई y, सही है। अब वैल्यू पुट कर दो, n से निकल जाएगा, a इज इक्वल टू में n की वैल्यू कितनी 1, लैम्डा कितना 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10, कैपिटल डी मल्टीप्लाई करना है तो 2 आएगा कैपिटल डी, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई वाई, वाई मतलब कितना था 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर -3, कट्टेस कट्टेस खेल लो भाई, ये कट जाएगा, 8 5 जा 40, 8 पंचे 40 होता है ना, तो 800 और 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, तो a इज इक्वल टू में, a इज इक्वल टू में देखो 800 इंटू में 2 1600 हो जाएगा 1600, और 10 की पावर -7 बचेगा ऊपर में, मीटर में इतना लिख सकते हो, और जिन बच्चों को कन्वर्ट करना था वो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 जीरो इधर कर दूंगा तो 0.16 इंटू 10 की पावर -3 बचेगा मीटर में, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.16 मिलीमीटर। 0.16 मिलीमीटर कौन सा आंसर है बच्चों, 0.16 मिलीमीटर फर्स्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, निकल गया, है ना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आते हैं, अगर यहाँ पे एंगल पूछा होता तो ये वाला फॉर्मूला लगाता, पोजीशन पूछ ले तो ये वाला, बस फॉर्मूला डिफ्रैक्शन का लगाना, डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अलग है भाई, डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले को मिलते जुलते हैं, लगता है एक जैसा है लेकिन है नहीं एक जैसे फॉर्मूले, याद रखना। मैक्सिमा में 2n+1 है और डिवाइड में 2 है, मिनिमा में सीधे सीधे है, और फ्रैक्शनल डिस्टेंस का ये फॉर्मूला। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आए तो आप सीधे सीधे कर दोगे। फिर उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं सेंट्रल मैक्सिमा पे। सेंट्रल मैक्सिमा एक टॉपिक है बच्चों जो कि आपको आना चाहिए, लास्ट टॉपिक है, लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं है इस चैप्टर में। मुबारक को आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। अब मान लो कि यहाँ से आपने बल्ब जलाया और यहाँ पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिला, फिर छोटे 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 होते चले गए, ऐसे करके चलता जाए। आपसे पूछा जाएगा ये जो सेंट्रल लाइन है इससे कितने एंगल में, ये बताओ, ये पूरा एंगल बताओ कि कितनी दूरी में सेंट्रल मैक्सिमा फैला है। इस एंगल को थीटा सीएम कहते हैं, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मैं यहां लिख देता हूं, एंगुलर विड्थ भी कहते हैं, पोजीशन भी कहते हैं, वर्ड चेंज करते हैं, कोई घबराना मत। एंगुलर पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सीएम। सेंट्रल मैक्सिमा है सीएम का मतलब, चीफ मिनिस्टर नो है सेंट्रल मैक्सिमा। तो थीटा सीएम जो है बच्चों उसका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा बाई ए। इजी सा, पूरे कितनी दूरी में फैला होगा, ये जो डिस्टेंस होगा या एंगल होगा वो होगा 2 लैम्डा बाई ए के बराबर। तो क्वेश्चन में 2 ढूंढो, मतलब लैम्डा ढूंढो, ए ढूंढो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर।
अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन हाफ एंगुलर विड्थ। अब ये पूरा एंगुलर विड्थ हाफ कह रहा है, तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि भैया हाफ मतलब किसका बोल रहा है, हाफ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, थीटा सीएम का हाफ। तो थीटा सीएम का हाफ कितना हो जाएगा, अगर मैं हाफ कह दूं तो ये हो जाएगा, हाफ से डिवाइड करोगे तो 2 हट जाएगा, बस लैम्डा बाई ए आ जाएगा। सही बात है, लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए पूरा है, तो हाफ कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई। अब लैम्डा और ए की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा ढूंढो, वेवलेंथ ऑफ देख रहे हो 1000 नैनोमीटर, तो 1000 इंटू 10 की पावर -9। अभी चेक कर लेते हैं आंसर आया कि नहीं, है ना, तुरंत निकल जाएगा। और नीचे में क्या दे रखा है, डिफ्रैक्शन अकर एज अ सिंगल स्लिट ऑफ 2 माइक्रो, देखो माइक्रोमीटर है, यूनिट कन्वर्जन में गलती नहीं है ना, 2 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 500 से कट जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी बच्चों 500, 500, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का होके माइनस हो जाएगा, 10 की पावर -3। ये आंसर निकला हमने, 10 की पावर -3 निकलेगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व भी कर दूं तो 0.5, और जो एंगल आया है ये एंगल बच्चों ऐसा यूनिट रेडियन में निकलता है, किस में निकलता है, रेडियन। ऐसा यूनिट पता है ना, एंगल का रेडियन होता है, रेडियन, 0.5 रेडियन। अब इन्होंने दे रखा है थीटाज में, तो भाई 0.5 रेडियन को खुद ही कन्वर्ट कर लेना थीटा में। आई होप कि आपको 0.5 रेडियन 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, रिवाइज हो तो इसको डिवाइड करके आराम से आंसर निकाल सकते हो। वैसे मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि थीटा इजकल टू में, मैं इसका आसान तरीका बताता हूं आपको। इसका आसान तरीका है बच्चों कि आप याद रखोगे 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है ना। तो आप उल्टा कर दो, यहां से निकाल लो कि भैया मुझे डिग्री निकालना है, तो एक रेडियन जो है वो 180 अपॉन में पाई के बराबर है, तो जितना भी आपका रेडियन निकला हो उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो 180 अपॉन में पाई मतलब 3.14 इनटू में 0.5 कर दो, इसका आंसर निकल जाएगा आपका। जो भी आंसर निकले उसका राउंड ऑफ टिक कर देना आराम से। वैसे ये दिख रहा है कितना, 6 पंचे 30, 6 6 18। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो ऑन रफली अगर मैं डिवाइड करूं तो 6 5 जा 30 होता है, ये कट जाएगा 6 से, और 6 से फिर 80 को काटूंगा तो 30 टाइम्स में कट जाएगा। इसका आंसर आएगा बच्चों 30 डिग्री। सॉल्व कर लेना आराम से, आंसर निकल जाएगा 30 डिग्री। ये इजिली डिविजिबल हो जाएगा, समझ में आया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आए तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा याद रखना 2 लैम्डा बाई ए होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हाफ पूछा तो मैंने हाफ ले लिया। अगला ही क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन बोला था इनको देने के लिए, देखो ये वाला क्वेश्चन बढ़िया, व्हाट इज द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब सर एंगुलर नहीं लीनियर पूछा है, तो मैं आपको बताऊं थीटा सीएम का फॉर्मूला, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला 2 लैम्डा बाई ए होता है। ये है एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ, एंगल है एंगल, एंगुलर विड्थ। कोई पूछे लीनियर विड्थ, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है लीनियर विड्थ, तो अब इस बार डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो एक्स सीएम लिख देते हैं कई बार, या फिर वाई सीएम लिख देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला है 2 लैम्डा बाई ए। मैंने कहा था ना डिस्टेंस लाने के लिए कैपिटल डी चाहिए अपने को, तो मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल डी से बस। लीनियर डिस्टेंस बोले तो कैपिटल डी, नहीं पूछे तो एंगल में आंसर। अब खुद ही भाई कैपिटल डी अगर क्वेश्चन देखोगे भी तो कैपिटल डी ये रहा, दिख रहा है मुझे सीधे सीधे, वेवलेंथ ये रही और ए ये रहा, पुट करो आंसर निकाल दो, कमेंट करो। तो ये क्वेश्चन भी जल्दी से इसका आंसर कमेंट करोगे बच्चों। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसके अब स्क्रीनशॉट ले लो और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, अभी के अभी सॉल्व करके फिर ही उठना भाई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और लास्ट न्यूमेरिकल ये रहा, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द क्लास, ये 1 नंबर में आ सकता है इसलिए मैंने आपको ले लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज्ड व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, कि जो हम एक्सरे करते हैं क्रिस्टल के डायमेंशंस को पता करने के लिए या फिर हड्डी वाला भी, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यूज होती है, लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, कोहेरेंसी, कौन सी यूज होती है। तो इसका आंसर है बच्चों डिफ्रैक्शन यूज होता है एक्सरे में। जो एक्सरे है ना वो डिफ्रैक्शन के ही पैटर्न पे बेस्ड है कि एक्सरे को मारा जाएगा, वो कॉर्नर से टकरा टकरा के बिखर जाएगा और फिर उसके हिसाब से हम एजेस पता कर लेंगे या फिर हड्डी का साइज पता कर लेंगे इस टाइप से। तो ये था बच्चों लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो। पूरा चैप्टर आपने एक वीडियो में कर लिया, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं जितना आपने इस वीडियो में किया है। इट इज मच मोर इनफ कि आपको 90 क्रॉस करा दे, इसके अलावा कोई वीडियोस नहीं देखनी है। यही वीडियो देखो, इससे जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहो, आपके आराम से 90% आ जाएंगे। कोई हाथ ढूंढ के इधर उधर जाके घबरा घबरा के टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जितने वीडियोस में इस पूरे सीरीज में
यूट्यूब चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में देखना, आपको ये सीरीज मिल जाएगा 2026 का, है ना। तो इस पूरे में वीडियोस को देखते रहना, आपके आराम से सभी चैप्टर को कवर भी हो जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे। तो आपने इस पूरे चैप्टर को कवर किया, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो, एंड अपने दोस्त को शेयर कर दो ताकि वो बच्चा भी उसको देख सके। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।